सूरज भाई, आप आए हो दी यंग पॉडकास्ट पर, तो डेफिनेटली जो किस्सा है, कहानी है, काफ़ी खौफनाक होने वाली है। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज जैसा कि ये कि सब्सक्राइबर की स्टोरी है और ये कानपुर का किस्सा है, रियल इंसिडेंट है। जी। बट प्राइवेसी के चलते मैं सब्सक्राइबर का जो नाम है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, बट मैंने बता दिया कि ये कानपुर का किस्सा है। तो ये अभी बता दूंगा तो शायद उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, तो जैसे जैसे आप सुनते जाओगे फिर वो आप और जो भी व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कहानी कैसा है कैसा नहीं है। बट इतना यकीन मानिए कि कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है और इसमें इमोशनल और हॉरर सब मिक्स है पूरा। अच्छा भाई, चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? चीज़ें स्टार्ट होती है हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, जिनका नाम नितिन है, तालुंडा बाई करके। मैंने एक स्टोरी अपलोड किया था, तो जी। वो स्टोरी सुनने के बाद ना कहा कि भाई मैं आपको ना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे घर में ही घटित हुआ, और उस किस्से में उनकी फैमिली पे जो भयंकर इम्पैक्ट पड़ा वो चीज़ उस कहानी को सुनकर ही मतलब उनको पता चला। उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जी। तो हुआ क्या, नितिन जो है वो अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर अभी वो 25-26 साल के हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी फैमिली में उस टाइम पर मेरे मम्मी पापा और उनका बड़ा भाई अमित, ये थे फैमिली में। और उन्होंने बताया कि 2020 में जनवरी में उनके बड़े भाई की शादी हुई। जी। उनकी जो भाभी थी एकदम परफेक्ट, मतलब कि ऐसा लगा कि पूरे घर की सबसे परफेक्ट बहू वही है, सारी चीज़ें अच्छे से देखभाल करना, सबका नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया कि भाई स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन करीब 10-15 दिन के बाद ना उनकी भाभी का बिहेवियर चेंज होने लगा। एक रात उन्होंने बताया कि ऐसे ही मैं सो रहा था तो रात को करीब 1:30 बजे उनको ना उनके भाभी के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि ये क्यों चिल्ला रही हैं भाभी। पहले वो उठने की कोशिश करते हैं बट फिर अचानक शांत हो जाता है एकदम माहौल। कहे कि हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन कल सुबह मैं पूछूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई से पूछा कि भाई कल रात को भाभी क्या हुआ, लड़ाई वड़ाई की है क्या, आपने चिल्ला रही थी? या नहीं, भाभी तो आराम से सो रही थी। तो भाभी से उन्होंने पूछा कि भाभी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे थे? कहे नहीं, मैं तो सो रही थी। नितिन ने बताया कि उनके माथे पे ना कट का निशान था। उन्होंने कहा भाभी ये चोट आपको कैसे लगी? तो उन्होंने कहा कि कल रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो नींद में थी कि कैसे क्या उनके दरवाजे के जो कॉर्नर होता उससे उनके लग गया, इसलिए। क्या अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी रात फिर से उनको मतलब वो चिल्ला रही अपने आप में तेज़ तेज़ बड़बड़ा रही हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी अधूरी रह गई है, ऐसा करके। तो ये नितिन, शादी के कुछ हफ्ते बाद ही है हाँ शायद। हाँ, शादी के 10-15 दिन के बाद ही ये सारा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। अब वो कह रही मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी अधूरी रह गई है। कहा भाभी ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब वो सुन रहे थे सामने से नहीं, बस वो रूम से आ रही आवाज़ जी। ऐसा। तो कहे कि मेरे भाभी कि ऐसा क्यों बोल रही भाई, मेरे बड़े भाई के साथ उनकी शादी हुई है। तो ये हो गया ठीक। फिर उनकी मम्मी ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो उनकी बहू है, यानी उनका नाम मैं प्रिया रखता हूँ, तो जो प्रिया है वो उनकी मम्मी बताती हैं नितिन से और उनके बड़े भाई अपने बड़े बेटे से अमित से बताती हैं कि मुझे ना प्रिया का बिहेवियर अजीब लग रहा है। जी। वो मैं उसको 2-3 दिन से देख रही हूँ कि रात को 2 बजे ना वो किचन में बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है किसी मूर्ति की तरीके। जैसा लगता है कि वो अपने होश में नहीं है और एकदम चुपचाप बस किचन में रहती, खड़ी रहती, घूरती रहती है पता नहीं किस चीज़ को। तो कहे कि यार ऐसा क्यों, अजीब सा। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे ये अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। रात रात को हॉल में टहलती, कभी बिस्तर से देखे तो बिस्तर पे है ही नहीं, छत पे घूमती रहती। जब उससे दूसरे दिन पूछो तो कहती नहीं मैं तो सो रही थी, ये सब मैं क्यों करूँगी। फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने बताया कि एक दिन भाभी ने खुद अपने से आके बोला सब फैमिली वालों से कि आज मैं बहुत स्पेशल डिनर करवाऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छा खाना मैं बनाऊंगी। तो कहे कि ठीक है भाई स्पेशल डिनर है। कहे अच्छा किस लिए, क्या है आज, कुछ खास है क्या? तो बोले नहीं वो आप लोग खाओगे उसके बाद में बताऊंगे। कहे ठीक है। खाना वाना बनाया, जब पूरी फैमिली बैठ के जब खाने लगी तो उन्होंने बताया कि खाना इतना ज़्यादा कड़वा था, जैसे लग रहा है कि नीम का जो रस होता है पूरा खाने में डाल, एकदम कड़वाहट आ रही थी खाने में। तो उनके जो ससुर थे वो बोले कि बेटा ये क्या खाना बनाया तुमने, इसको बोल रही हो कि स्पेशल खाना, इतना ज़्यादा कड़वा। तो कह रहा है मेरी भाभी अचानक पे मतलब पागलों की तरह हंसने लगी। वो हंस के कह रही है कि
ये खाना जो है ये स्पेशल है, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ये मेरे मतलब शादी जो मेरे होने वाली है उसकी खुशी में मैं तुम लोगों को ऐसा करा रही हूँ ये। जो होने वाली है। हाँ, मतलब कि भाभी की शादी हो चुकी है लेकिन वो लेकिन बोल कह रही रही है है जो शादी होने वाली है। हाँ, मेरी जो शादी होने वाली है उसकी खुशी में मैं ये खिला रही हूँ और इस घर में मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब शौक क्या है? ये क्या बहू, ये क्या तुम बोल रही हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है और क्या बोल रही हो कि मैं किसी को नहीं ज़िंदा छोड़ूंगी? फिर कह रहा है कि मतलब वो अचानक से फिर नॉर्मल हो गई। कह रहे क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात है, आप लोग क्यों ऐसा, ये खाना इतना ख़राब कैसे बना है? सब मतलब सब देख रहे हैं कि पागल हो गई है क्या ये, कि पहले कह रही है कि मेरी शादी होने वाली है, फिर बोल रही क्या हुआ मम्मी जी। तो जब ये प्रिया की ऐसी हरकत देखी, यानी अपनी बहू की ऐसी हरकत देखी, तो उनको लगा कि शायद ये कुछ मेंटल इशू है या किसी चीज़ से परेशान है। तो उन्होंने प्यार से बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जाओ तुम। वो अपना चली गई। उसी रात क्या हुआ कि उनको ना मतलब वो जो उनकी भाभी है वो चीखने चिल्लाने लगी। अब इतना तेज़ जब चीखने चिल्लाने लगी, पूरी फैमिली आके इकट्ठा हो गई रूम पे। और उनके जो हस्बैंड थे यानी कि उनका जो बड़ा भाई था अमित, वो भी बेड से उतर के दीवार के कोने पे खड़ा होकर वो देख रहा है। घर वाले आए तो देखे कि उनका जो बड़ा बेटा वो कोने में खड़ा हुआ और वो उनकी जो वाइफ है प्रिया, जी। वो बेड पे बैठ के अजीब से सर हिला हिला के मतलब बड़बड़ाए जा रही है। जब सब देखे तो कह रहे क्या हुआ बेटा, ये ऐसा क्यों हरकत कर रही हो प्रिया? तो कह रहे कि मैं प्रिया नहीं हूँ। हाँ। कह रहे कि प्रिया नहीं हूँ? कह रहे हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ और मैं कुंवारी हूँ। अब फिर बाद में फिर प्रिया बोली मम्मी जी मुझे बचाइए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे शरीर में है। कह रहे कोई नहीं है शरीर में, मैं कुंवारी हूँ और इस लड़की ने मेरी जगह कैसे ले ली। मतलब वो आपस में ही जैसे लग रहा है कि दो आत्माएं एक ही बॉडी में आपस में वो कर रही हैं ऐसा। जी। अब ये चीज़ देखा तो उनके ससुर को लगा कि कुछ तो बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये पॉजेशन वाला कोई मामला है। ये तुरंत उन्होंने गैस कर लिया। उसके बाद फिर अचानक वो शांत हो गई, मम्मी जी क्या हुआ, आप लोग क्यों यहाँ पे खड़े हुए हो? कहे कुछ नहीं कुछ नहीं। कह के वो उनका बेटा बोला अमित, कह रहा मैं नहीं सोऊंगा, मैं बाहर हॉल में सो लूँगा। बोले ठीक है। वो अकेले सो गई अपना, बिना कुछ बोले वो सो गई। उनका जो हस्बैंड था अमित, वो हॉल में सोया, बाकी फैमिली चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन डॉक्टर को, पहले कहीं डॉक्टर को उनका जो वो था अमित, वो बोला कि नहीं मैं तांत्रिक वांत्रिक नहीं मानता, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर आया, चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। जी। तो डॉक्टर बोला हो सकता है कि थोड़ा घर का प्रेशर वगैरह रहता है, तो इसलिए काम वाम का चक्कर है, प्रेशर, इसलिए इस तरीके बिहेव कर रही है, कोई बात नहीं। दवा ववा दिया, ठीक हो गया, सब मैटर सॉल्व यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि नितिन ने बताया कि भाई एक रात जब हम लोग अपने अपने रूम में थे तो कुछ बाहर से गिरने की आवाज़ आई। अब जब हम लोगों ने जब दौड़ के गए देखे तो क्या हुआ कि उनके जो फादर हैं वो सीढ़ी के पास ऐसे, सीढ़ी से नीचे ऐसा लगा कि गिरे हुए हैं, और वो सच में सीढ़ी से नीचे ही गिरे हुए थे, सर से उनके खून बह रहा और वो बेहोश थे। ये देख के तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इनका ब्लड बह गया लेकिन कोई बात नहीं, बच सकते हैं ये। जी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ। जब कुछ घंटे के बाद मतलब हॉस्पिटल में नितिन, उनकी मम्मी और अमित उनका बेटा था। घर में बहू उनकी अकेली थी प्रिया। पूरी फैमिली वहाँ पे हॉस्पिटल में थी। कुछ घंटे के बाद जब उनके फादर को होश आया तो बताने लगे वो, क्या पापा कैसे हुआ, कैसे आप गिर गए? मैं बेटा मुझे ढंग से तो नहीं याद, लेकिन मैं रात को उठा था पानी पीने के लिए। जब मैं पानी पीने के लिए, मतलब उनका रूम क्या था, टॉप मतलब ऊपर फ्लोर पे था, जो किचन था वो सबसे नीचे था। जी। तो सीढ़ी से उतर के ही आना पड़ता था, यानी सबका रूम ऊपर था, किचन बस नीचे था। क्या मैं आ रहा था पानी पीने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कोई औरत है मेरे पीछे। जैसे ही मैंने देखा तो वो औरत ना दुल्हन के ड्रेस में पूरा खड़ी हुई है और मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। जी। मैं जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो उस औरत ने मुझे धक्का दे दिया ओ भाई। और फिर उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। तो जो नितिन है वो, उसको कुछ डाउट हो रहा था, क्यों क्यों क्योंकि उसने बताया बाद में अपने पापा को ये किस्सा उसी टाइम में। कहा, और उसका भाई भी था अमित, कहा कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाभी का ही काम है। तो अमित गुस्सा आ गया, कह रहा है कि भाभी का नाम भाभी का कैसे ले क्यों रहा है? नाम ले रहा है, सब पागल है क्या तू? कह रहा है भैया मुझे आपसे एक बात बतानी है, मैंने आप लोगों से छुपाई। क्या क्या बताओ? कह रहा है कि मैं इसी तरीके रात को मैं वॉशरूम जाने के लिए जब जा रहा था तो मैंने देखा कि जो भाभी है ना वो हॉल पे
हॉल के पास जो मिरर लगा हुआ है वहाँ पे वो खड़ी थी और पूरा उसने एकदम ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था और ना वो अपने बाल खुले रख के उस पे गुलाब लगा रही थी और वो शीशे पे खड़े होकर देख रही है, स्माइल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि शीशे के उस पार कोई है जिसको वो देख के मुस्कुरा रही है। वो गया, कह रहा है भाभी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो मतलब एकदम ऐसे पीछे एकदम मूवीज़ में आप देखो एकदम क्रीपी सा ऐसा मुड़ती है और स्माइल करती है उसको देख के, कहती है भाभी मैं भाभी नहीं हूँ तेरी। हो ये सुन के वो शॉक्ड हुआ, फिर हाथ पकड़ के हिलाया भाभी, तो उसको मतलब अजीब सा जैसे किसी अनजान लड़की को उसने हाथ पकड़ा, हाथ हटा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये चीज़ जब बोला उसने तो एक पल के लिए वो डरा, फिर उसकी भाभी नॉर्मल हो गई। क्या कर रहे हो नितिन यहाँ पे इतनी रात को यहाँ पे? कह रहा कुछ कुछ नहीं भाभी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? फिर अचानक करे तू अपने काम से काम रख, जा यहाँ से तू। इतना बोले कह रहा है कि भाई मैं उस टाइम पर वहाँ से भाग गया। अब ये चीज़ अमित को भी मतलब कि बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब मेरी बीवी ऐसा कर रही है। हाँ नितिन को, मतलब उनकी जो बीवी अमित है ना, अमित को यकीन नहीं हुआ था, नितिन जब बताया ये किस्सा तब। हाँ तो उसके बाद बोले उनके पापा कि बेटा मैं ठीक है मैं बात करता हूँ किसी से, तब तक तुम लोग जाओ, सब लोग घर जाओ। कहे ठीक है। तो उनके पापा हॉस्पिटल में थे, घर में उनके मम्मी, अमित, नितिन और उनकी जो वाइफ थी वो प्रिया, वो सब थे वहाँ पे। अब वही चीज़ किस्सा हुआ कि जब डरावने किस्से होने लग जाते हैं तो एक साथ ही होता है और नहीं होता है तो एकदम ही नहीं होता है। अब उनकी मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और जो ये किस्सा भाई अब होने वाला था ना, वो सच में इतना ज़्यादा फैमिली के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। उनकी मम्मी ने मतलब अब ये चीज़ कैसे पता चला, अगर सीसीटीवी फुटेज अगर उनके घर में कैमरे लगे हुए थे जब ये सारे इंसिडेंट होने लगे, तो अमित ने कहा कि भाई इसको हम लोग यहाँ पे कैमरे लगवा देते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, जैसे जो अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं पता चल सके। तो अमित ने क्या किया, अपने मेन हॉल में ही कैमरा लगवा दिया क्योंकि हॉल में ही सारे इंसिडेंट हो रहे थे ज़्यादातर। अब उनकी मम्मी ने मतलब देखा, रात का टाइम था, करीब 1:15 हो रहे थे, पानी पीने के लिए वो नीचे जा रही थी। वो गई तो किचन के पास ना उनकी बहू खड़ी थी प्रिया, और एकदम ऐसे खड़ी चुपचाप और उसके हाथ में चाकू था। अब ये चीज़ जब उनकी मम्मी ने देखा, कह रहे प्रिया क्या कर रही हो यहाँ पे? नॉर्मल हो गई। क्या क्या मम्मी जी? बेटा यहाँ पे क्या कर रही हो? कह रही मम्मी कुछ नहीं, मैं आई थी, मुझे भूख लगी थी, सोचा कुछ खा लो। क्या अच्छा अच्छा, तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? नहीं मम्मी जी वो सोचा कुछ बना लूँ, तो वो चाकू उसने रख दिया। अब वो चीज़ सारा चीज़ सीसीटीवी कैमरे में सब चीज़ हो रहा था रिकॉर्ड। हाँ अब हॉल में लगा था, किचन जो था हॉल में ही था, पूरा ओपन जैसे होता है ना वैसा था। अब उनकी मम्मी आई, फ्रिज से पानी वगैरह निकाली, तो प्रिया क्या बोलती, कहती मम्मी जी मुझे ना आपसे कुछ बताना है। तो कह रही कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो पहले वो बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेरे शरीर के अंदर है, जैसे कोई मुझसे बातें करता है। हाँ है कि बेटा थकी हुई होगी या फिर हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट होने वाली हो, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। कहे मम्मी जी, वो अचानक से उसका बिहेवियर चेंज, मतलब उसने अधूरा ही बोला मम्मी जी, फिर चुप। कह रही आपको पता है मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ दिल से। बोले हाँ बोलो। कह रही मैं ना, उसके हाथ में चाकू धीरे धीरे पकड़ के, मैं ना आप सबको मारना चाहती हूँ और आप सबको मरना होगा। वो शॉक्ड कि मतलब बोल भी रही थी कैसे इतना प्यार से बोल रही है, मारने के लिए ऐसा कुछ कर रही है अच्छी चीज़। वो शॉक्ड, कह रही प्रिया ये क्या तुम बोल रही हो? वो डर, और उसकी मतलब बिहेवियर चेंज हो गया, आवाज़ चेंज हो गई, उसका फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए। वो डर के भागती हैं सीढ़ी पे। जैसे ही वो खुद सीढ़ी चढ़ती हैं, अचानक से क्या देखती है कि प्रिया उनके सामने है। सामने आके उसको एकदम शॉक्ड धक्का देती है और वो सीधा जाके नीचे सीढ़ी से गिरती हैं और उनका उधर ही सर फटता है और खून ढेर सारा बहने लग जाता है। और ये चीज़ जब अमित और नितिन जब सो रहे थे तो भाड़ से आवाज़ आई। तो जब भाग के देखा तो मम्मी गिरी हुई और प्रिया का नाम और निशान कहीं भी नहीं गया। उठा के उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से ये अब नहीं रही है। ये चीज़ इतना ज़्यादा शॉकिंग था उनके बच्चों के लिए कि हमारे मतलब उन तब तक उन्होंने कैमरा वगैरह कुछ नहीं देखा था।
इतना वो शॉक्ड हो गए कि हमारे बीच मतलब हमारी मम्मी नहीं रही और वो सारी चीज़ें इंसिडेंट कैसे हुआ, पहले पापा गिरे फिर मम्मी गिरी, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अमित ने बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तुम इधर ही मैं पापा के साथ रहूंगा, जब पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं घर आऊँगा, तुम अकेले जाओ। नितिन बोला कि ठीक है। उसको डर तो लग रहा था लेकिन कहा कि अब मुझे सच्चाई पता लगानी पड़ेगी कि आखिर है क्या मामला। गए तो अपने भाभी के पास गया तो उसकी भाभी क्या बोल रही है, प्रिया, क्यों देवर जी, मम्मी जी कहाँ पे, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही। कह रहे भाभी आपको नहीं पता मम्मी जी अब नहीं रही। मम्मी जी नहीं रही, ऐसा कैसे हुआ, मतलब क्या हो गया मम्मी जी को। तो उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल मतलब कि सीढ़ी से गिरी हुई थी और जब वहाँ पे हॉस्पिटल ले गए तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं बची। वो बहुत रोई, ऐसा लगा कि कुछ उसको याद ही नहीं है। फिर रोते रोते, वो अकेला था नितिन, रोते रोते हंसने लगी। खैर ये कि अच्छा हुआ एक तो गया, अब तुम सबकी बारी है, धीरे धीरे तुम सब मरोगे। वो शॉक्ड की मतलब पहले एक पल के लिए उसकी भाभी रो रही है, फिर अचानक से वो बदल गया, मतलब पूरी तरीके से एकदम फिल्मी टाइप का लग रहा था। बट जब ये पॉजेशन होता है ना तो हमें हर चीज़ अजीब लगने लग जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब नितिन ने अपनी भाभी के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनी ना तो वो तुरंत गया और रूम पे जाके लॉक कर लिया अपने आप को अंदर। अब वो कह रहा है कि मेरी भाभी जैसे एकदम पागल हो गई थी, वो दरवाज़ा पीटे जा रही है, खोल दरवाज़ा खोल, नहीं तो तू बचेगा नहीं जिंदा। अब वो क्यों खोले, वो कह रहा है भाई मैं बैठ के ही मैं हनुमान चालीसा जपे जा रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से। और फिर कुछ घंटे के कई घंटों तक वो उसी तरह करती रहा, फिर कुछ घंटे बाद शांत हो गए सब। उसने अपने भाई के पास कॉल किया, फिर उसे बताया तो उसने बोला कि हाँ आज पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे, मैं पापा को आज साथ में ही लेके आ रहा हूँ। अब उसके पापा जो थे वो व्हील चेयर पे थे, आए अपना। उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये नहीं पता था, सब लोग यही सोच रहे थे कि नहीं ये मतलब प्रिया ने नहीं किया, ये कोई और ही औरत है। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रिया जो है, अब सब लोग आए भाई, अब उनका फादर को लेके आए तो अमित है, नितिन है और उनके फादर वो अपना बैठे हुए थे। अब वहाँ से रूम में से वो प्रिया अकेली थी, प्रिया बाहर नहीं आई थी तब तक। वो अलग ही चिल्लाया जा रही है, ऐसा लगा कि वो कुछ सामान फेंक रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। तो उनके फादर बोले कह रहे कि बेटा बहू को कुछ हो तो नहीं गया, कैसी आवाज़ें आ रही है, जाके देखो तुम दोनों। वो दोनों जब गए ना तो क्या देखते हैं कि प्रिया जो है वो जितनी भी उनकी वेडिंग फोटोज थी अमित की और प्रिया की, वो पूरे फोटो को चाकू से पूरा फाड़ रही है, फोटो फ्रेम वगैरह जितना था सब। जैसे कपल्स होते हैं जो नए नए शादी करते हैं, तो आपने देखा होगा भाई, मैंने तो देखा है जितने भी कपल्स है ज़्यादातर अपने रूम में ना अपनी शादी की पूरी फोटोज वगैरह फ्रेम पूरा भर देते बना हैं। के हाँ लगा रखते वैसा हैं। कर देते हैं। तो देखा पूरा फाड़ रखा है, पूरा तोड़ फोड़ रखा है फोटो फ्रेम। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जो अमित का जो फेस था उस फोटोज में, उसको चाकू से पूरा ऐसा कुरेद रखा था, मार्कर से खिंचा रखा था। जब पूछा ये क्या कर रही हो प्रिया, तुमने क्या किया है फ्रेम के साथ और फोटोज के साथ, और तुमने मेरी फोटोज के ये फेस में कैसे क्या कर रखा है। तो कह रही है कि तू मेरा पति थोड़ी है जो मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी, मैं नहीं हूँ तो कौन है तुम्हारा पति। तो कह रही कि मैं कोई और हूँ, मेरा नाम शांति है, मैं प्रिया नहीं हूँ। वो शॉक्ड, उसका भाई भी मतलब उसका डर के मारे मतलब दोनों भाइयों की पूरी फटी पड़ी थी। कोई दूसरी ही फीमेल है कोई उनके दूसरी अंदर। फीमेल उसके अंदर वो थी आत्मा। अरे बता तू कौन है भाई, प्रिया क्यों ऐसा मजाक कर रही हो। कह रही मैं बोल दी ना मैं प्रिया नहीं हूँ, मेरा पति कोई और था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो अमित की तरफ इंडिकेट करके कहती कि अब तेरी बारी है। अब भाई साहब जो दौड़ाती है ना उन दोनों को, तुरंत भागते हुए नीचे जाते हैं। अब उसके फादर व्हील चेयर पे देखे कि वो उनकी जो बहू है वो पूरा ब्राइडल ड्रेस पे है, वो दौड़ाए जा रही है उनको। और वो दिख रहा है उनको कि मतलब उन दोनों को दिख रहा है कि प्रिया नॉर्मल ड्रेस पे है, लेकिन उनके फादर को दिख रहा है कि वो ब्राइडल ड्रेस पे है। वो दौड़ाते तुरंत भागते भागते अपने फादर को और तीनों भाई वो रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। फिर से उनको चाकू से मारने के लिए, ऐसा बताया कि भाई चाकू ऐसा घुसेड़ा ना दरवाजे पे कि आर पार हो गया था पूरा चाकू, इतना ज़्यादा। और उसके बाद क्या वो चिल्लाए जा रही है एकदम तेज तेज कि दरवाज़ा खोल, तेरे पूरे परिवार को मैं ख़त्म जब तक नहीं करूँगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब कई घंटे तक ऐसा होता रहा, फिर सब कुछ शांत हो गया।
उन्होंने तांत्रिक के पास तुरंत फ़ोन लगाया, तांत्रिक बाबा के पास। तो वो बोले कि ठीक है, मैं कल आऊँगा, आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि रात हो चुका था। तो अब सब डर के मारे अंदर ही बैठे थे। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह देखा कि उनके जो मतलब कि बहू है उनकी, जो प्रिया, वो बेहोश पड़ी हुई है। उसका हाथ पैर बांध कर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं कि ताकि अगर इसे होश भी आए तो ये अटैक ना करने पाए। फिर उनके पड़ोसी एक थे, वो आए, उनके दोनों बेटे और वो थे। अब पड़ोसी को जब पता चला कि भाई ये हमारे पड़ोस में रहते हैं और इनके बीवी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो सहानुभूति दिखाने के लिए वो आए, बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मेरी बहू के साथ हो रहा है भाई, जी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो पहले वो ये सुन के वो थोड़ा शांत थे। तो उनके फादर बोले कि बताओ भाई क्या बात है, कुछ है तुम, क्योंकि मुझे ये कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है। मैंने आज एक बाबा को भी फ़ोन करके बुलाया, वो दोपहर तक अपना आएंगे। तो जो उनके पड़ोसी थे तो वो बताए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो मुझे लगा कि आपको नहीं बताना चाहिए था, हो सकता है कि वो सारी चीज़ें सही हो गई होंगी। लेकिन जब मैंने ऐसा सुना कि भाभी जी के साथ ऐसा हुआ, यानी उनके फादर से बोले कि आपकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ कि वो नहीं रही अब हमारे बीच, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना बता करके बहुत बड़ी गलती की है। तो कहे बताओ भाई क्या बात है। क्या भाई असल में ये मकान जो है, आज से ठीक 25 साल पहले जी। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में उनकी एक लड़की थी शांति। उसकी शादी तय हुई, लड़का भी तैयार, सब कुछ, पूरा बारात वारात सब रेडी था। लेकिन ऐन मौके पे लड़का क्या हुआ, अपनी महबूब के साथ, यानी उसकी कोई और गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ वो भाग गया। हाँ। लड़की के बाप की जो बेइज्जती हुई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। और जब ये अपने बाप का गम नहीं सह पाई, वो लड़की जो दुल्हन थी शांति, उसने भी इसी हॉल में पंखे पे लटक के फांसी से अपना वो भी सुसाइड कर लिया उसने। और उसी की आत्मा इस पूरे घर में भटकती है। और जो आपकी बहू के साथ, फिर उन्होंने जब सुना, पूरा बता ही रखा था कि बहू मेरी ऐसे अजीब अजीब हरकतें कर रही, तो उसने बोला कि और ऐसा सच में है कि आप पहले परिवार नहीं हो, और भी ऐसा हो चुका है। जो भी नई नवेली दुल्हन यहाँ पे आती है, ये उसको परेशान करती है, और उनके पूरे ख़ानदान को जब तक लास्ट तक मार नहीं देती तब तक वो शांत नहीं रहती। तभी ये सब बात कर ही रहे थे कि वो बाबा भी चले आए। जी। अब जैसे ही वो बाबा आए तो फिर से गुर्राने की, एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी प्रिया के रूम से, क्योंकि उसका हाथ पैर बांध के उन्होंने उसको बेड पर लेटा रखा था। तो तुरंत सब शौक, तो उसका पड़ोसी तो भाग गया तुरंत। वो तुरंत ही फिर बाबा लोग गए उसके रूम में, तो हाथ पैर बंधा हुआ उसको देखी जा रही है, घुर घुर के चिल्ला रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी लड़की की आत्मा है और इसको निकालना होगा। उन्होंने कहा बाबा कुछ भी करके इसको निकालो, हमारी बहू के साथ, और मेरी बीवी नहीं बची, मेरी बहू भी अगर नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। सब लोग बोलने लगे। अब बाबा ने कहा ठीक है, तो उसी बेड पे ही जाके पूरा उन्होंने अपना सब जो भी होता है, अपना पूजा तंत्र पाठ जो भी सब कुछ इस जैसे ही स्टार्ट किया, तो वो अपने असली फॉर्म में आ गई। कह रही बंद कर इसे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो कहे कि देखो तू पहले बता तू है कौन और क्यों परेशान कर रही है। तब उसने बताया कि आज से ठीक 25 साल पहले अपना नाम बताया कि मैं शांति हूँ, और आज से ठीक 25 साल पहले मेरी शादी तय हुई थी। लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई उसका नाम राजू था, और वो अपनी गर्लफ्रेंड नीतू के साथ ये भाग गया। ना तो मेरा बाप इस गम को सह पाया और ना ही मैं सह पाई, जिसकी वजह से मैंने फांसी लगा ली। और ये जो मेरा क्रोध है, जितनी भी नई नवेली दुल्हन है, मैं किसी को भी शांति से रहने नहीं दूंगी, और जो कोई भी इस घर में आएगा, खासकर नई दुल्हन, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। मैं अपना बदला ले रही हूँ। तो वो बोले, बाबा बोले कि ये तो गलत बात है, तेरा बदला तो उस लड़के के साथ होना चाहिए ना, या उसकी फैमिली के उसकी फैमिली के साथ। तुम इन क्यों निर्दोष जो भी परिवार, इनको क्यों परेशान कर रही हो। तो वो चुप हो गई, कह रही कि मेरा मन, मैं बदला सबसे लूँगी। तो वो बोले कि ठीक है, देखो मैं मानता हूँ कि तुम क्रोधित हो, अगर तुम्हें हम लोग तुम्हारे जो भी अंतिम संस्कार अच्छे से करते हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति दिला देते हैं अगर, तो क्या तुम इस परिवार को छोड़ दोगी। तो बोले झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे शांति नहीं दिलाओगे। तो बोले कि यकीन रखो। तो नितिन और जो उनकी फैमिली तो बोले कि देखो हम लोग सच में दिलाएंगे, हम वादा करते हैं।
तो वो थोड़ा शांत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अपना पूजा पाठ कर उर के धीरे धीरे जैसे जैसे वो करते गए ना, तो बताया कि उसकी भाभी जो पहले एकदम एंग्री मोड पे थी, धीरे धीरे करते करते एकदम ऐसे डाउन होके वो बेहोश हो गई। तो वो बाबा बोले कि अब इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल चुकी है, अब तुम्हारी बहू नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने मतलब बताया कि भाई कई महीने तक मेरी भाभी से मैं डरता रहा कि मेरी भाभी के अंदर कहीं वही तो है तो नहीं अभी भी, क्योंकि कभी कभी जैसे उसकी भाभी गुस्सा आ जाती थी तो उसको लगता था कहीं सच में तो ये नहीं आ गई इसके अंदर। बट कुछ नहीं, धीरे धीरे करते 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 उनकी भाभी फिर से नॉर्मल हो गए और उन्होंने उस मकान को छोड़ भी दिया, छोड़ के अपना दूसरी जगह चले गए। क्योंकि रिस्क लेने वाला भाई, जब एक बार कोई ऐसी जगह पे हमारा डर बैठ जाता है तो चाहे सही भी हो जाए ना तो फिर भी हम हिम्मत नहीं होती कि हम करें। नहीं होती है भाई। तो वो चीज़ छोड़ा। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग कानपुर से दूसरी जगह पे अपना, उधर ही कानपुर में ही दूसरी जगह मकान लेके अपना रहने लगे। कहते आज भी मतलब इनको अपनी मम्मी की याद आती है कि अगर ये चीज़ें पहले ही पता चल जाती तो आज तो उनकी इतना मम्मी सब भी नहीं साथ होता। में होती। ये तो ये चीज़ था कि उन्होंने बोला कि भाई जो डर तो महसूस हमें हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा गम यही था कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में एक कम हो गए जो सबसे मेन थी उनके लिए। भाई किसी भी पर्सन की जो डेथ हो जाए किसी ऐसे इंसिडेंट में, तो भाई उससे बुरा आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। और क्या, और ख़ासकर जो घर के जिन्होंने जन्म दिया हो या फिर जो मेन हो वहाँ के, तो ये चीज़ होता है। वो भी शादी के जस्ट कुछ दिन बाद ही। हाँ। बाकी भाई एक चीज़ मेरा डाउट है यहाँ पे, जो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे, उसका रीज़न आप बताना। जो अमित थे यानी कि जो प्रिया के हस्बैंड थे, जैसे नितिन ने बताया कि उनके रूम से आवाज़ आती थी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, और ये सब जो भी होता था, तो अमित को नहीं पता था इन सब बारे में कुछ, या कोई आइडिया ऐसा कुछ? नहीं, उसने बताया था, अमित ने अभी ये बताया अपने, वो बोलता था अपने भाई से इस चीज़ के बारे में, वो डिस्कस करता था नितिन से। जब उसने ये बात जब वहाँ पे हॉस्पिटल में बताई थी ना कि ऐसा ऐसा है, तो पहले तो वो भड़का था क्योंकि उसे डाउट था, लेकिन जब ये चीज़ें सच हुई ना, जब उसने बताया कि ऐसा है, तब उसने बोला कि भाई मेरी बीवी भी ना, मतलब तुम्हारी भाभी, वो रात को ना बड़बड़ाती रहती है ऐसे, हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन वो आने नहीं दे रहा। मतलब वो बड़बड़ाती थी, तो मुझे लगा मतलब उसने कभी साथ में ऐसा हैवी वाला नहीं देखा कि उसको डर लगे। मतलब वो हमेशा नींद में ही बड़बड़ाती थी अजीब अजीब से, मैं आ रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन वो नहीं आने दे रहा। तो वो लगता था कि हो सकता है कि नींद में जैसे किसी किसी की बड़बड़ाने की आदत होती है, वो वैसा था। बाकी उसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं था कि ये सच में पॉजेस्ड है। डर लगता था, बड़ी सोचता था कि नींद में है, इसकी आदत है। तो ये चीज़ था, उसको बस इतना था। बाकी कहता था साथ में रहता था तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो वाला आप याद करो, जब वो किस्सा, जब चिल्लाती कि मैं प्रिया नहीं हूँ, मैं शांति, तो उसका भाई कोने में खड़ा था ना, याद आया, तो वो देख रहा था, तभी उसके फैमिली ने पूछा कि क्या हुआ, तब वो चीज़ था, उसने भी मतलब फील किया ये चीज़, लेकिन बाद में। जी भाई, ऐसा ना एक सिमिलर इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, जो हमारे एक दोस्त और हमारे गेस्ट दीपक चौहान, उन्होंने बताया था। और वो जो केस है वो अभी भी चल रहा है, और उसके कंक्लूजन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत ही मतलब लोग जब सुनेंगे, लोगों ने सुना है ऑब्वियसली, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है उसका। एक लाइन मुझे याद है कि जो बाबा जी होते हैं इस पूरे केस में, वो कहते हैं कि तुम बहू नहीं, तुम बवाल लेके आए हो। तो लोग जाके वो वाला पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, लिंक इनको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सुरेश भाई, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहूँगा लोगों के साथ में हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है ऑडियो सीरीज़ को लेके। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे जितना भी हो सकता है अपना प्यार दिखाइए। और हमारी एक ऑडियो सीरीज़ जो कि अभी लाइव हो चुकी है, जिसमें हम कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड एक चीज़ को एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों के सामने लेके आए हैं। सूरज भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि बहुत बड़ी आवाज़ है उस ऑडियो सीरीज़ में। और इनके साथ में हम काफ़ी कुछ और भी, कुछ शॉर्ट मूवीज़, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आती जाएंगे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। बाकी सूरज भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपने मुझे बताया था, मुझे याद आ रहा है कि कुछ एक किस्सा है आपका, एक साधना से रिलेटेड है, फिर कुछ एक बंजारा कम्युनिटी से रिलेटेड भी कुछ था आप जो बता रहे थे, और कुछ खजाना से रिलेटेड हम बात करने वाले थे। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई थोड़ा। सबसे पहले साधना वाले की बात करते हैं। ये जो साधना है, इसमें कुछ बहुत ही अजीब व गरीब कुछ घटना हो जाती है, क्या है भाई ये कहानी? कुछ महीने पहले मैं गया था लुधियाना के, पहले पड़ता है एक जगह, वो नाम नहीं बताऊंगा, वो मैं वहाँ पे गया था। मेरी सबसे बड़ी मौसी के, मतलब सबसे बड़ी मौसी मेरी रहती है वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग गए, और मैं और कुणाल गए थे, मेरा भाई साथ में। जी। हम लोग वहाँ पे गए, जैसा वहाँ का पूरा एकदम ठेठ देहात है वहाँ पे,
और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो साधना है ये महाराष्ट्र में और यूपी साइड में ये है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। पुराने लोग होंगे जो, उन्हीं को पता होगा ये किस्सा। तो वहाँ पे गए, और मैं सच बताऊँ, मैं गांव देहात में जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने बराबरी के लोगों से उतना बात नहीं करता है, खासकर गांव देहात में। वहाँ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, काका चाचा दादा, मैं उनसे ही बात करता हूँ क्योंकि कुछ जानने को मिलता है। वो ऐसे होते हैं ना कि उस गांव में ही रह के वो पूरी दुनिया का ज्ञान हमें दे देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। तो हम लोग ऐसे ही शाम को बैठे थे, अपना बातचीत किए, सब कुछ। उन्होंने मौसी के लड़के ने इंट्रोड्यूस भी कराया कि भाई ये यहाँ के रहने वाले मेरे मौसी के लड़के हैं, ये सारी कुछ चीज़ें। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन होता है कि गए हो तो ज्ञान के साथ साथ क्या पता कुछ अलग, इंसिडेंट पता लग जाए। हाँ। और मैं ना तो रिकॉर्ड करता हूँ ना कुछ, सीधा माइंड में वो चीज़ फिट हुआ, फिर मैं उसको अपना कहानी का आकार में देता हूँ। ऐसा रहता है क्योंकि हर जगह फ़ोन नहीं चल सकता, तो माइंड चलाना ज़रूरी है। तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो भी वो किस्सा सुनाते हैं ना, तो उस किस्से को मैं एक रट्टू तोते की तरीके नहीं उसको सुनता। एक जैसे होता है किसी के साथ सच में वो घटना जैसे वो बताते जा रहे, मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें वो चल रही, प्ले हो रही हैं, फील कर रहे हो हर फील हो चीज़ रही को। होती है। हाँ। तो ऐसे ही बात बात पे उन्होंने मतलब बताया मेरे मौसी के लड़के ने कि ये हमारे मतलब मौसी के लड़के हैं, और ये ना यूट्यूब पे भूतिया कहानी सुनाते हैं। अब उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बताया, कह रहे अच्छा बेटवा भूतिया कहानी सुनाते हो, तो हमारे पास तो बहुत सारा किस्सा है, सुना दोगे तो फेमस हो जाओगे। अच्छा। ऐसा वो बोले। तो हम कहे कि अरे तो सुनाइए। कुछ किस्से जो हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और उसमें कम से कम 2.5 लाख के ऊपर व्यूज़ गए हैं। क्या वो बात भी 2 घंटे की है कहानी। ठीक, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसमें से कुछ किस्से जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे नहीं, वो मैंने आपके लिए बचा के रखा। तो ऐसे ही उन्होंने कई सारा किस्सा बताया। तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में ना एक आदमी रहता था, कुछ भी रैंडम नाम ले लेते हैं, वो रहता था। और उन्होंने बताया कि वो एक साधना के चक्कर में पड़ गया था, बिल्कुल लास्ट में एकदम पागल हो गया। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, सब कुछ। बट इस घटना की जो शुरुआत हुई है ना, वो एकदम नॉर्मल होता है, जैसे हर स्टोरीज़ में होता है। कि मैं राजेश मान के चलता हूँ, उस आदमी का नाम था राजेश जी। वो नॉर्मल लाइफ अपना जी रहा था। बट पिछले 2 सालों से, मैं 2022 में गया था, ये 2-3 साल पहले का किस्सा है। तो उन्होंने जब बताया कि बेटा 2 साल से ना वो बहुत परेशान था, जो भी वो काम धंधा करता था वो सारा चीज़ उसका ठप हो गया। ना घर में राशन ढंग का, ना घर में सुख शांति, कुछ भी नहीं था, एकदम परेशान था। पूरा उसका धंधा एकदम बंद था। उसने कई जगह पंडितों को दिखाया, मंदिर में गया, पूजा पाठ कराया, बट किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर कुछ आराम नहीं मिल रहा है तो किसी से राय ले लो। भाई गांव के बुज़ुर्ग हैं, उनसे आप राय ले लो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमारा ऐसा हो रहा है कुछ। तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग से राय लिया। तो उसने बोला कि यहाँ से कुछ दूर पर एक तांत्रिक रहता है, उससे तुम ये सारी चीज़ें बात करो, शायद देखो कुछ मिल जाए। वो गया, बातचीत अपना सारा बताया। तो उसने बोला कि जो तेरा जीवन है वो कोई मृत आत्मा तेरे जीवन को खा रही है। मैंने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं। क्या किसी की कोई भटकती हुई आत्मा है जिसका प्रकोप तेरे जीवन पर है, और वो जो तू कुछ भी कर रहा है वो सारी चीज़ें तेरा वो होने नहीं दे रही है, वो रुकावट डाल रही है। तो कहा कि महाराज तो फिर मैं क्या करूं, कुछ इसका निवारण बताइए। तो उसने बोला कि तुझे इसका केवल एक ही साधना तुझे करनी होगी, जिसका नाम है वाकड़ी साधना। अब मन में आ रहा होगा भाई कैसा नाम है वाकड़ी पहली बार साधना, सुन रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा ही नाम है। कुछ गैस करो कि ये क्या हो सकता है वाकड़ी साधना, क्योंकि कभी कभी नाम में ही पता चला। वाकड़ी, भाई आई एम नॉट श्योर, बट वाकड़ी लग रहा है कुछ हड्डी वगैरह से रिलेटेड कुछ, या ऐसा कुछ मे बी। सही पकड़े हैं। अच्छा ऐसा ही है। हाँ, अरे भाई ये एक गैस रैंडम गेस था बस। हाँ, हाँ क्योंकि ज़्यादातर जो भी साधनाएं होती है उसमें हड्डी उड्डी ज़रूर शामिल होती है। हाँ हाँ हाँ। तो सही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। हड्डी का प्रयोग है लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट में है। तो उस तांत्रिक ने बताया कि जो ये वाकड़ी साधना है, इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि जो मरे हुए इंसान है उसकी हड्डी को तुम्हें जागृत करना होता है। अच्छा। ये होता है। उसने, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ आखिर वाकड़ी साधना, जो ऑडियंस को थोड़ा क्लियर हो जाए स्टोरीज
सुनने में हेल्प होगा। वाकड़ी साधना असल में ऐसी साधना होती है, मेन उसका मोटिव ये होता है कि मरे हुए इंसान की हड्डी को हम जगाते हैं और जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम उस मरे हुए इंसान की हड्डी से लेते हैं। जैसे कोई इंसान मर गया तो हमें उससे ज्ञान चाहिए, तो हम उसकी हड्डी को जगाएंगे और उससे ज्ञान लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि अगर एक बार वो हड्डी जाग गई तो उसे सुलाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब सुलाना भी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर वो एक बार जाग गई तो फिर जब तक आप उसको शांत नहीं करते या उसको सुला नहीं देते तब तक वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी, और बहुत मुश्किल होता है कि वो हड्डी को कोई सुला पाए। ऐसा है। बाकी और भी इसके नियम हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अब भाई वो जो राजेश था वो बहुत परेशान था अपनी लाइफ में, तो उसने बोला कि ठीक है, आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस ये है कि मेरा जो जीवन इतना कठिन है इसको आप बस किसी तरीके से इसको हल करो, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि देखो कुछ नियम है। सबसे पहले तुम्हें शमशान में या किसी पुराने मकान में या कोई खंडहर जैसी जगह में तुम्हें जाके वहाँ पे ये साधना करनी है। साथ में तुम्हें किसी से भी कुछ नहीं बताना है जी। इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, वो चीज़ क्या है। एक तो बालों का जो गुच्छा होता है, बालों का गुच्छा लगेगा। कौन सा? जिंदा इंसानों का नहीं, मरे हुए इंसान का बालों का गुच्छा। साथ में सूखे हुए खून की मिट्टी और 3 मरे हुए इंसानों की सूखी जुबान यानी कि जीभ, टंग। ये सब मतलब मल्टीपल लोगों का हो सकता है, एक ही इंसान का चाहिए? नहीं 3 जुबान चाहिए, तो अलग अलग 3 लोगों। हाँ। तो इसका मुख्य जो मेन है ये उसी के लिए ये कि जो 3 जुबान ली जाती है वो 3 आत्माओं का एक तरीके से एक संगठन बनाया जाता है, जिससे हम किसी वो जो भी मरा हुआ इंसान जो भी अगर हमारे पीछे पड़ा है जिसको जगाना है, वो तीनों मिलकर उसको जगाते हैं। अच्छा। ऐसा इसका मेन मोटिव होता है। तो उसने बोला कि ठीक है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये चीज़ किया। साथ में क्या हुआ कि उस तांत्रिक ने ये बताया कि देखो तुम्हें अगर करना है तो जल्द ही तुम्हें करना होगा। उसने अलग अलग जगहों पे राजेश को भेजा सामान लाने के लिए, जो सामग्री लगी। उसने एक खंडहार में भेजा जिसमें एक आदमी की मौत हुई थी, जो कि पिछले 13 साल से उसकी डेड बॉडी मतलब पड़ी हुई थी। सब कुछ अब सूख गया था, बट उसको वहाँ पे दफनाया गया था, मीन्स। तो उसका जो हेयर है, अच्छा ये बताओ आप, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंसान की कोई डेड बॉडी हमने उसको दफना दिया है, तो चाहे 13 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए, तो क्या बाल उसके रहते हैं या फिर नहीं रहते? भाई मेरे हिसाब से बाल भी डिकम्पोज हो जाते हैं, नहीं रहते हैं। क्योंकि मैंने एक मूवीज में देखा है, तो बस कंकाल मिलता है, बाल हाँ ये बात है, तो वही चीज़ है। लेकिन उस तांत्रिक ने ये बताया, क्योंकि भाई देखो नॉर्मली होता तो वो बोल देता किसी भी कब्र में तुम चले जाओ, बाल उखाड़ के लेके चले आओ, लेकिन नहीं। उसने बोला कि एक ऐसा, वो भी पता है कैसा, कि ऐसे इंसान का बाल का गुच्छा चाहिए जो जिसकी मौत ही अजीब तरीके से हुई हो, या फिर मतलब बोल सकते उस तांत्रिक का कुछ अलग ही प्लान था। जिस इंसान की डेड बॉडी को वो बाल लाने के लिए भेजा, उसने खुद बताया कि 13 साल से वो मरा हुआ है। लेकिन जब वो वहाँ पे गया ना, तो देख रहा है कि बाल वैसे के वैसे ही हैं, जैसे लग रहा है इसकी डेड बॉडी जैसे कल ही की हो, ऐसा लगा। मतलब बाकी शरीर कंकाल बाकी है, शरीर बस का बाल कंकाल, है। बस बाल थे उसके। अजीब थोड़ा है सा ये चीज़ अजीब तो। है ये बहुत चीज़, बहुत अजीब भाई। क्योंकि साधना भी अजीब है तो इसके किस्से भी जाहिर सी बात अजीब होंगे ही। उसने वो बाल लिया, और लेकिन जब वो बताया ना, बाल जब वो लेने गया तो अजीब सा उसको बड़ा मतलब एकदम भारी सा लग रहा था, और ऐसा लगा कोई उसके आसपास है, बट डरते डरते उसने वो किया। फिर उसको भेजा कि जा तू यहाँ से लेके आ, एक पेड़ के नीचे एक है खून का पूरा एक बॉडी है जिसका खून पूरा वहाँ पे फैला हुआ है, तो जहाँ पे वो मिट्टी में गिरे हुआ है खून, उस मिट्टी को उठा के लेके आ। भाई सूखा हुआ खून है तो मिट्टी में गिरा होगा तभी वो लकीर बनेगा, सो ड्राई खून से लिक्विड कैसे बन पाएगा। तो उसने बोला जहाँ पे ये खून गिरा हुआ उस मिट्टी को उठा के लेके आ। साथ में तू शमशान में जा, जहाँ पे डेड बॉडी जलती उनकी 3 जुबानें तू लेके आना है तुझे। मतलब वो तांत्रिक ऐसे बैठे बैठे सब देख रहा था कि ये सामान यहाँ मिलेगा, ये सामान इस टाइम पे यहाँ मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस दे रहा, गाइड कर रहा। हाँ बस वो बता रहा कि तुझे ही लाना है। क्योंकि वो लाने को तो तांत्रिक भी ला सकता था, लेकिन जब साधना कर रहे हो तो उसमें आपका हाथ योगदान होना चाहिए। तो वो गया 3 जुबान लेके आया। फिर उसने उसको सारा नियम सब कुछ बताया और बोला कि अब तू एक खंडहर है वहाँ पे तू जाके ये साधना कर।
लेकिन ये है किसी से बताना नहीं। तो और ये टोटल आपका 11 दिन का साधना था। तो उसने अपनी पत्नी से बोल दिया कि ऐसा है कि मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ 11-12 दिन के लिए। तो बोली ठीक है। वो खंडहर में गया, उसने सारी साधना जैसे होता अपना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कुछ तो नहीं हुआ 1-2 दिन, लेकिन तीसरे चौथे दिन में ना उसको मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा डर लगा। बट उसको सिर्फ डर ही लग रहा था, लेकिन 11वें दिन उसको ऐसा लगा कि हाँ, पहले ये बता दो उसका सेटअप कैसा था थोड़ा सा। उसने क्या किया कि जो खून का जो राख था, मतलब जो खून, सूखे हुए खून की जो मिट्टी थी, उसको त्रिकोण में उसने डिज़ाइन बनाया। उस त्रिकोण में वो बैठा, साथ में उसने क्या बोलते उस मिट्टी का कुछ उसने भभूत टाइप का दे रखा था, राख टाइप का। उसने उसको मतलब गोल घेरा बनाया, यानी कि गोल घेरा बना त्रिकोण के बीच में। हाँ, गोल घेरा वो था। हाँ, अच्छा, गोल घेरे के बीच में गोल त्रिकोण घेरे है। के बीच में त्रिकोण था। वो त्रिकोण के बीच में वो बैठा था और 3 जुबान, एक यहाँ जैसे त्रिकोण तीनों ऐसा कोनों बना है, पर। एक एक कॉर्नर पे उसने 3 जुबान रखी। सामने उसने सूखे हुए जो बाल के गुच्छे थे वो, प्लस उसके बाद उसने एक इंसान की हड्डी रखी थी। हड्डी कहाँ पर? मतलब अपने जस्ट सामने, बाल के गुच्छे के जस्ट सामने उसने हड्डी रखी थी। अब वो हड्डी हल्का सा भी नहीं हिला, लेकिन 11वें दिन ना वो हड्डी मतलब बोलना स्टार्ट कर दी। वो कर रहा है साधना, तो उसको ऐसा लगा कि वो हिल रहा है, जैसे वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होते होते वो हड्डी, मतलब उस हड्डी में से उसको आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़? मतलब बड़ी स्ट्रेंज सी आवाज़ आ रही कि बता तूने क्यों बुलाया मुझे। बात कर रही है? बात कर रही एकदम नॉर्मल, जैसे हम लोग आप बात कर रहे हैं ऐसा, बता तूने मुझे क्यों बुलाया। वो ये सुन के डर गया, क्योंकि उसकी आवाज़ वो जानी पहचानी लग रही थी। उस मतलब हड्डी से जो आवाज़ आ रही थी। उस तांत्रिक ने ये भी कहा था तुझे डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना। तो वो चुप था पहले, फिर बोला डरते डरते कि भाई तू कौन है, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उस आदमी ने, राजेश ने उस हड्डी से बोला कि तू कौन है, तू क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो वो कहते हैं मैं तेरा दादा हूँ। उस आदमी के क्या, मैं तेरा दादा हूँ और मैं तेरे जीवन की जितनी भी खुशियाँ हैं सब खा जाऊँगा। तेरी सफलता, तेरा रोजी, तेरे बच्चों को, तेरे पूरे परिवार को मैं खा जाऊँगा। कुछ ना कुछ बहुत भयानक रहा होगा कि एक दादा अपने पोते के लिए ऐसा बोल रहा है। अब उसका रीज़न वो दादा आगे बताएगा। तो उसने कहा कि क्यों, मैंने क्या किया, मैं तो आपका पोता हूँ। हाँ वही। तो उसने बोला, उसके दादा ने, क्यों, क्योंकि तूने मेरा अच्छे से श्राद्ध नहीं किया था। पितृ जो हमारे अभी श्राद्ध आज हम लोग पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष आज लास्ट डेट है। पितृपक्ष भी बहुत, मतलब अगर आप नहीं, मेरे पास इंसिडेंट एक और है पितृपक्ष से रिलेटेड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में करेंगे। हाँ। बट जो पितृपक्ष में अगर हम अपने पूर्वजों का ढंग से नहीं करते हैं ना श्राद्ध। अच्छा, ये जो दादा जो श्राद्ध का बात कर रहे हैं, ये जो पितृपक्ष में करते हैं उसकी बात है या फिर क्रियाक्रम की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, जो श्राद्ध ये होता है जैसे मरने के बाद जो श्राद्ध होता है ना, जो उस टाइप का, हाँ वो। तो उसमें वो चीज़ उसने ढंग से नहीं किया। कह रहा इसलिए मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि दादाजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं इतना ज्ञान था, मेरे से हो गई गलती, अब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अब आप जाओ। कहे नहीं जाऊँगा, तूने अब मुझे जगा दिया है, अब सुलाना आसान नहीं है, और अब मैं पूरी ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूँगा। ये चीज़ उसके दादा ने बढ़ा लिया एक तरीके से। हाँ, क्योंकि वाकड़ी साधना में है ये चीज़, एक बार आप जगा दिए तो सुलाना मुश्किल है। ठीक, ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम परेशान था। वो छोड़ छाड़ के सीधा अपने घर आया, एकदम घबराया हुआ था। रात भर उसको आवाज़ें आती रही कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, मतलब उसके दादाजी ही घूम रहे थे। वो जैसे खाट पे लेट गया अपने बेड पे, तो उसके गोल गोल राउंड राउंड बस टहले ही जा रहे पूरी रात। सुबह उठा तो एकदम आँख लाल, एकदम चेहरा अजीब सा हो गया था। उसकी वाइफ ने पूछा भी कि क्या हो गया, तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे फालतू के सवाल मत करो, ये सिर्फ उसने बोला। धीरे 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 करते करते उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसकी बीवी ने नोटिस किया कि जो राजेश है वो हवा में ही किसी से बात कर रहा है। अपनी बीवी से बोल रहा है 2 प्लेट खाना लगा। कह रहा है आप तो अकेले हो, आप किसके साथ खाओगे, जितना बोला उतना कर। उसकी बीवी ने डरते डरते 2 प्लेट खाना भी लगाया, और वो बात भी कर रहा है हवा में ही। और उसकी बीवी देख रही कि सामने से खाना भी, जो दूसरा प्लेट वो गायब हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा था। अब उसकी बीवी को लगा कि ये मतलब क्या बात है, बड़ा अजीब सा ये किस्सा हो रहा है। उसका एक छोटा बेटा था, 8-9 साल का था। वो उसका बेटे को वो दिखता था
वो अपनी मम्मी से बोला, यानी कि राजेश की वाइफ से बोला कि मम्मी मुझे ना ऐसा दिखता है कि पापा ना किसी बूढ़े आदमी से बात करते हैं। तो कही कि अच्छा वो किस तरीके दिखते हैं? क्या मम्मी बड़ा गंदा सा कपड़ा है पहनते हैं, वो पहने हुए हैं और एकदम डरावने दिखते हैं, हमेशा पापा के पीछे खड़े रहते हैं। अब उसकी बीवी को लगा कि कुछ बहुत गंभीर मैटर है ये चीज़, जो उसका पति उसको बता नहीं रहा है। उसने अपने हस्बैंड से बात की, उस राजेश से, कि देखो क्या बात है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तो उसके हस्बैंड ने, मतलब उस राजेश ने बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये सारा किया, मुझे इस बाबा ने बताया था। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारा छोटा बेटा है। क्यों? उन्होंने क्यों सजेशन दिया? क्योंकि वो, मतलब उनका लड़का ये बोला अपनी मम्मी से जाके कि मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं कि ये तेरे दादाजी हैं, जा मम्मी से पूछ के आ कि दादाजी से क्या मैं भी बात कर लूँ। मतलब वो बोल रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे वो। मतलब वो लड़का बोला कि पापा ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है। अब वो उसकी मम्मी सुनी तो एकदम हालत ख़राब कि भाई ये चीज़ अपने बेटे को भी इसी में शामिल करना चाहते हैं। तो अपने हस्बैंड को उसने बताया कि ऐसा ऐसा तुम उसी बाबा के पास जाओ और इसका तुम निवारण ढूंढो कि कैसे क्या करना है। लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जब वो आदमी उस तांत्रिक के पास उससे मिलने के लिए गया। पता चला कि वो तांत्रिक 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था। ओ भाई, अब तो गड़बड़ हो गई। गांव वालों से छुड़ाएं पूछा, कैसे? हाँ गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि ये तांत्रिक बड़े अजीब अजीब साधनाएं करता था, हाँ हाँ। जिसके कारण उल्टा ही कोई साधना इसके ऊपर हावी हो गई और उल्टा इसी की ही बैंड बज गई। बैंड बज गई। वो काम वो उसका लग गया। अब क्या करे? वो परेशान, क्योंकि भाई अब कोई रास्ता नहीं था कि अब क्या किया जाए। अब उसने देखा कि धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा, उसका हस्बैंड एकदम पागल सा हो गया राजेश। गांव वाले भी देखते थे तो गाँव, अब ये भी हो सकता है ना कि भाई जब वो किसी के साथ हुआ है तो गांव वालों को कैसे पता? उसकी बीवी खुद आके मतलब बुज़ुर्गों से बताती थी, गांव वालों से बताती थी कि मेरे पति ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। गांव के लोग एक से एक बाबा को लेके आए, लेकिन कोई नहीं इसको कुछ नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये है भाई कि वाकड़ी साधना का ना पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता। एक बार अगर जाग गई, चाहे जितना बेहतरीन तांत्रिक हो, वो नहीं छुटा सकता। तो इस केस में क्या रहा फिर? इस केस में मतलब ऐसा था ना कि कोई भी बाबा पंडित आए, पूजा पाठ कराए, बट वो उतना ही एग्रेसिव होता गया, उतना ही ज़्यादा और पागल होता गया। उसका माइंडसेट जो था एकदम बिगड़ता चला गया। वो काम हम ढूंढता फिर भी नहीं मिलता। फिर उसकी बीवी बोली कि आप प्लीज़ और काम, मतलब और जगह ढूंढो, हम लोग कैसे रहेंगे। तो बोला कि नहीं, मेरा काम करने का मन नहीं है, मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि तेरे को काम नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अगर तूने काम किया तो तेरे बीवी बच्चे तुझे मरी हुई हालत में दिखेंगे। तो अब ये सुन के उसकी बीवी डर गई। वो बोली कि ऐसा है कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तो बोली तुझे जाना है तो जा, मैं अपने दादाजी के साथ खुश हूँ। उसकी बीवी ने अपने बेटे को उठाया और अपने मैके चली गई। उसको छोड़ के चली गई उसको ऐसे? छोड़ के चली गई, उसको कोई गम नहीं। उसके बाद से गांव वाले, मतलब उन्होंने, उस बुज़ुर्ग ने बताया है कि बेटा वो आदमी गांव में, मतलब हम लोग देखते हैं कि वो अपने मकान के बाहर पागलों की तरीके बात करता है। घर के बाहर बैठा रहेगा, हाँ छाट वैसा ही ऐसा, मतलब अपने में ही वो बात कर रहा है। अच्छा और खाना ले आओ क्या? 2 रोटी और ले लो ऐसा। अच्छा नहीं, मेरे काम में नहीं जाना, मेरा पेट दर्द हुआ। मतलब अपने आप में ही वो बात करे जा रहा है। और अब भाई यकीन नहीं करोगे, उस आदमी को मैंने खुद देखा है अपने से। हाँ, क्योंकि आपके हिसाब से ये लगभग 2017-18 की बातें हैं सब। 2000, ये मैंने आपको बताया ना, 22 की। 22 में आपने सुना है? वो बताया 4-5 साल हो गए हाँ, तो शायद वो अब पता नहीं अभी ज़िंदा है कि नहीं है, लेकिन मैंने खुद उसको देखा था। और मैं आपको बताता हूँ आगे। वो चीज़ ना पागलों की तरह हरकत कर रहा था और मतलब कि पूछे जा रहा, गांव वाले देखते हैं कि एकदम पागल हो गया, बाल वाल एकदम बड़े, ना कोई रहना ढंग, कपड़े फटे हुए हैं, और वो बात कर ही जा रहा है। तो मेरे भैया बोले कि आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। अब क्यूरियोसिटी तो थी अंदर से कि देखना तो पड़ेगा यार कौन है। अब जब मैंने देखा दूर से, मैं कहा भाई मैं दूर से देखूंगा, ऐसा ना हो कि उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ जाए। मैं कहा दूर से देखूंगा। मतलब आप मान के चलो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपकी जो बालकनी उतनी दूर मैं खड़ा था, वो आदमी ना बैठा हुआ पत्तल लगा के, ज़मीन पे पत्तल लगा के बैठा, अपने उसकी झोपड़ी वहाँ से दिख रही थी। वो खाए जा रहा है ज़बरदस्ती, वो थाली में कर, अरे लो लो लो, खाओ खाओ, पकड़ो। फिर अपने आप में ही, अरे मत करो ना, लग रहा है मत करो।
अपने में वो बढ़ाया जा रहा है, फिर पता नहीं कैसे हाथ से इशारे कर रहा है ऐसे, और अजीब से मतलब वो निशान जैसे तंत्र क्रिया में निशान बनाते हैं ना, वैसा वो अजीब तरीके का निशान बनाया जा रहा है कुछ अपने। याद है कैसा निशान कुछ बना रहे थे? अरे आपने तांत्रिक तारानाथ देख रखा है सीरीज? भाई सुना है, देखा नहीं भाई है। देखना कभी आप, बहुत गजब की सीरीज़ है। उसमें पता नहीं कैसे ऐसे करके एक ऐसा सिंबल बनाते हैं, और फिर पता नहीं मतलब भाई साइन बनाना नहीं चाहिए, गलत होगा तो थोड़ा सा लोगों के बैड कमेंट्स आएंगे। आपने रेफरेंस तो दे ही दिया। हाँ, रेफरेंस मैंने दे दिया कि वो जैसा तांत्रिक तारानाथ में सिंबल बनाते हैं कुछ वैसा टाइप का वो सिंबल बना रहे थे, और बड़ा अजीब तरीके से ज़मीन पे पता नहीं क्या त्रिकोण और वो गोल पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सा वो चीज़ बना रहे थे। मैं कम से कम 10 मिनट तक मैं उसको देख रहा था, अजीब सा मुझे वो चीज़ फील हो रहा था कि मैं बता भाई सच में मैं सिर्फ कहानियाँ सुनाता हूँ, और मैं खुद देख रहा हूँ कि रियल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि यार लोग जो भी बोलते हैं ऐसी साधना होती वैसी साधना होती, यार मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि उस साधना का कितना भयंकर प्रकोप पड़ा हुआ है। तो ये था किस्सा इसका। अक्सर भाई ये चीज़ आपने सही बोली, होता है, आप हो या मैं हूँ, हम अक्सर ना ये किस्से सुनते रहते हैं, हमारे ऑडियंस के लिए लाते रहते हैं, हमारा काम ही यही है। तो एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है कि हम ना इतना सब कुछ इन चीज़ों के बारे में सुन लेते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। सही बात है। बट इसी बीच में ना कोई का मतलब जैसे 10-15 केसेस बाद कोई एक केस ऐसा ज़रूर आता है जो हमें वापस से इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करवाने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो ये वैसा ही कुछ आपने देखा अपनी आंखों से कि कोई इंसान एक साधना के चक्कर में पागल हो गया है। वही चीज़ है ना कि मतलब मैं खुद देख रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे किस्से सुना है लेकिन उसमें से एक दो किस्से का ना रियल लाइफ में एग्जांपल दिख जाता है वो। और एक किस्सा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो किस्सा नहीं, मुझे इसी से रिलेटेड एक दूसरा किस्सा याद आ गया। साध वाला जो बता रहे थे हाँ, कुछ। हाँ। तो वो कौन सा? साध वाला आप बता रहे थे ना, एक किस्सा और है जो बताऊंगा, ऐसा कुछ आप बता रहे थे। भूल गया अब। दूसरा किस्सा है उसी की तरीके, लेकिन उससे भयंकर किस्सा ही ये वाला। तो हुआ क्या ना, मेरी बुआ रहती हैं गांव साइड में, ठीक है, ठेठ देहात है पूरा। मतलब कहाँ, स्टेट बता सकते? प्रयागराज में ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक, वहाँ पे ठेठ देहात में उनका घर अभी भी उसी तरीके, कुछ थोड़ा सा डेवलप हुआ है बट अब जो खेत खलिहान कच्चे रास्ते वैसे का वैसे ही है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैं पता नहीं आपसे बताया हूँ कि नहीं ये किस्सा, बट बताता हूँ अगर होगा तो। अच्छा, आपने बंजारों के बारे में सुन रखा है? हाँ, ये पता है। कैसा? बंजारे जो एक जगह नहीं रुकते, घूमते रहते हैं। हाँ, गाय रखते हैं और अलग अलग काम करते हैं। कोई नाचने गाने का काम करता है, कोई गाय लेके घूमता है, कोई मतलब यही गाय भैंस ये सब का काम हाँ, करते हैं ठीक। मेरे हिसाब से। वही है। वो सही है। तो हाँ, उनके गांव में ना, मेरे बुआ के गांव में एक बूढ़ी औरत है। मेरे भैया लोग कहते हैं भाई, मेरे भैया अपने से ही पूछे, हम लोग ऐसे करीब वही 7:30-8 बज रहा था सुबह का, तो अपना हम लोग दातुन कर रहे थे नीम का जो डंडी को। मैं कहा भाई हमेशा शहर में तो ब्रश से ही करते हैं, गांव देहात का अलग ही पूरा फील। कभी कभी अलग ही मजा होता तो है। दातुन मैं कर रहा था, तो वो बूढ़ी औरत एक जा रही थी। तो मेरे भैया ऐसी मजाक में बोले, अच्छा सूरज, ये औरत को देख के क्या लगता है? मैं कहा देख के क्या लगता है, बेचारी गरीब है, पागल लग रही है। मतलब ऐसा वो पगलेट जैसे हरकत, साड़ी वाड़ी खुला उला ऐसे ही ये करे जा रही है, और एकदम मतलब उसकी हालत भी देख के लग रहा था कि बहुत गरीब है ऐसा। अब कह रहे कि अच्छा है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यकीन करोगे? मैं कहा क्या? कह रहे कि ये औरत के पास ना जितना पूरे गांव में पैसा है उसका 10 गुना पैसा इसके पास है। क्या बात करें? पूरे गांव में जितना पैसा है, प्रधान से लेके चाहे जितना सब, उस सबका मिला के 10 गुना पैसा इसके पास है। और वैसी हालत में? हाँ। क्यों? तो मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा वो कैसे, बताओ। तब उन्होंने बताया कि इस औरत के ना 7 भाई थे। 7 भाई जो थे, सातों इतनी बुरी तरीके से मरे, इतनी बुरी तरीके से कि पूरा गांव यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसी ऐसी लोकेशन पे पूरे गांव में ना, सातों भाई 7 लोकेशन पे अलग अलग जगह एकदम बुरी हालत में मिले। और जो इसकी बहन है, वो औरत, वो सातों भाई की बहन थी, वो बोली कि वो किसी तरह बच गई लेकिन वो पागल हो गई। इसका भी ठीक नहीं कि ये कब तक जिंदा रहेगी। जो धन है इसने छुपा के रखा है, और सबको पता है कि इसने कहाँ रखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उस धन को निकालने की।
यहाँ तक कि जो चोर है ना वो भी डर रहा है उस धन को छूने की। तो गैस आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि शायद वो कोई श्रापित कोई धन सांप होगा। वगैरह होगा उनके हाँ, ऊपर, तो उनकी इसके फैमिली पीछे के का, ऊपर ही होगा शायद। हाँ तो उसके पीछे की हिस्ट्री मैं बताता हूँ। जी। जो वो बूढ़ी औरत थी ना, उसके सातों भाई का ईंट का मतलब जो ईंट का जो भट्ठा होता है गांव देहात में, जो बड़े बड़े चिमनी बने होते हैं ना, साइड में ईंट ओट लगी रहती, पूरा ईंट का वो सातों भाई का भट्ठा था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले बंजारों का एक परिवार था। उन्होंने क्या हुआ, अब वो रुकते थे पहले के ज़माने में, जो बंजारे होते हैं एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो बंजारे होते हैं वे जाते हैं, टेंट टाइप का छोटा सा बना लिए, कहीं पे भी अपना भीख मांगने गए, या फिर नाच गाना करके गांव में मनोरंजन कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, फिर अपना कोई सामान वगैरह बेच रहे हैं, अपना मतलब कि जगह जगह घूम घूम के जो भी वो बनाते हैं, या अपना कला दिखा दिखा के प्रदर्शन कर करके अलग अलग जगहों पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। बंजारा का मतलब यही होता है। और उन्होंने मतलब जो बंजारों का काफ़ी बड़ा ग्रुप आया था वो लोगों का उस गांव में। तो उन्होंने क्या है ना कि अब भगवान जाने कहाँ से क्या, उन्होंने ना 3 घड़े, चांदी के घड़े, कम से कम बताया इतने हैवी, इतने बड़े बड़े, सब में सोना चांदी भरा हुआ, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वो उन्होंने उसी भट्ठे की ज़मीन पे गाड़ दिया था। ठीक, अलग अलग जगहों पे उसको थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे करके उन्होंने गाड़ा था, और वो उसी भट्ठे के पास रह रहे थे अपना वो बना के। अब सातों भाइयों को ना थोड़ा सा शक हुआ कि यार कुछ तो यहाँ अजीब है, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार देखा था कि ये लोग गड्ढा खोद के कुछ निकाल रहे हैं ज़मीन से। वो लोगों का ऐसा था ना कि जब उनको ज़रूरत होती तो गड्ढा खोदते, अपना निकालते, फिर उसको ढक देते, ऐसा था। उन्होंने नोटिस किया उन सातों भाइयों ने क्या किया, एक को मतलब उन्होंने सातों भाइयों में से एक ने पूरी कड़ी निगरानी रखी कि आखिर ये लोग क्या निकाल रहे हैं। उसने क्या देखा, शाम का वक्त था, और उसने देखा कि ये लोग ना घड़े खोद के उसमें से सोने का सिक्का निकाल रहे हैं। उसको लग गया भाई ये बंजारे जो हैं ये मामूली नहीं है, पैसा इनके पास बहुत है। भाई उन्होंने बताया कि पूरा गांव इसलिए ही इतना ज़्यादा ये लोग को कोई इस बूढ़ी औरत पे दया नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन लोग का जो कर्म था वो सबसे खतरनाक था। उन्होंने इन पूरे बंजारे को परिवार को खाने में जहर मिलाया और बंटवा दिया कि लो खा लो तुम लोग। वो सब बेचारे खुश कि चलो मालिक कितने अच्छे हम लोग को खाना वाना दे रहे हैं। उन्होंने खाने में जहर मिलाया, बेचारे खाए और सभी के सभी मर गए। उन सभी को एक कुआं था, कुएं में सबको फेंकवा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल के वो बंद करवा दिया। जो आप बता रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे, हाँ, वो कैसे? वो अब मैं आपको बताऊँ तो पहले वो उन बंजारों को मार के कुएं में वहाँ पे फेंक दिया। अब उनने क्या किया, अब सातों भाई मिल के, एक ने जब वहाँ पे देखा था उस जगह को, वो खोदा तो बोला कि भाई ऐसा तो भी तो हो सकता है कि इतने ढेर सारे लोग हैं तो एक घड़ा क्या, और भी घड़े होंगे। उन्होंने ढूंढा, शाम तक उनको 3 घड़े मिल गए। उनको लगा कि बस यही 3 घड़े हैं। ठीक, अब वो जो बंजारा जो थे वो सब भाई उनको मारने के बाद अब कैसे किसी का धन आप मार के उसका पैसा आप अच्छे से यूज़ कर सकते? नहीं कर सकते। उन भाइयों ने जहाँ जहाँ पैसा लगाया, समझ लो एक एक करके पागल होते गए। किसी को कैंसर हो गया, किसी को खून की उल्टी होने लगी, कोई पागल हो गया, दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जिन जिन ने उन पैसे का यूज़ किया, अब जैसे भाई उसके जो भाई थे सभी शादीशुदा थे, अपना लाए, बीवी बच्चे क्या भाई आदमी कमा के लाए, ठीक है खाए, उसी पैसे का आप खाना खा रहे हो, सारी चीज़ें, तो श्रापित आप भी हुए। इसी तरीके एक है कुंडा पंथ, आपने नाम सुन रखा नाम हो? सुना है। हाँ, कि अगर जो कुंडा पंथी है, अगर आप उसके हाथ का कुछ खा लेते हो तो वो श्राप आप पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप भी कुंडा पंथी बन जाओगे। और जितने लोग उनके हाथ से खाते जाएंगे चीज़ वो चलती उनका जाएगी, ग्रुप, वो जो चेन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो उसी तरीके वो श्रापित धन होता है कि उस पैसे का अगर आप खा रहे हो, इसलिए बोलते हैं हर घर में हर किसी के यहाँ खाना पानी नहीं पीना खाना चाहिए, पैसा भी नहीं लेना चाहिए। पैसा भी नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ है। अब वो लोग जैसे जैसे करते गए, गांव वालों ने सब नोटिस किया और गांव वालों को पता चल गया था। भाई गांव है कहीं ऐसा जो मोहल्ला जहाँ पे इतनी सी भी बात होती है ना तुरंत फैल जाता है। पता चल गया कि भाई जो बंजारे थे वो गायब है, और वो लोगों को पता चल गया कि इन्होंने ही मारा है, कहीं से इन लोगों को पता लग गया।
धीरे धीरे वो भाई जो थे वो सातों भाई पागल होने लगे। कोई पेड़ से अपने आप ही लटक के फांसी लगा के मर गया, कोई अपने से ही काटे पड़ा, अपना हाथ उतना सोच काट के हंस ही जा रहा। गांव वाले खुद बोलते थे कि सातों भाइयों की मौत उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी है। और भैया जब उनकी शादी हो चुकी है, करीब उनकी एज 37-38 साल की अभी है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये मेरे को उन्होंने बताया था 5-6 साल पहले किस्सा बताया था, ठीक। उस टाइम पर भी वो 20-22 साल के थे जी। हाँ। और उनकी जो बहन थी वो सबसे छोटी थी, तो वो बूढ़ी थी उस टाइम पर, तो अब एज इतना कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम 20-22 साल का था, तब से मैं उनको देखा था कि सब धीरे धीरे कैसे कैसे वो सब पागल होते जा रहे थे। और गांव वालों को जब पता चला धीरे धीरे कि इनके पास ना हंडा है, गांव में बोलते हैं हंडा, वो जैसे गड़ा हुआ धन हो गया, हंडा हो गया, ये सब बोलते हैं, तो उनके पास ये है। और गांव के जो बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, उन्होंने बोला कि लगता है ये श्रापित हंडा है, ये जो सालन भैवन है ये सब इस्तेमाल किए हैं, यही ले सालन भोगत है। ये देहाती लैंग्वेज है कि ये लोग यूज़ के यही सब इनका कर्म ये लोग भोग रहे हैं, जो इनको कर रहे हैं ये सब। धीरे धीरे करते करते इसकी जो बहन थी वो भी पागल हो गए। मतलब सातों भाई जो थे नॉर्मली नहीं मरे, धीरे धीरे इनका ये मेंटल होते गए। मेंटल होने के बाद, पागल होने के बाद, इन्होंने अलग अलग मौत अलग अलग तरीके से हुई जी। ऐसा था। और वो धन जो है आज भी गांव में, उस गांव में है, ठीक है। वो बूढ़ी औरत अभी है कि नहीं है, मुझे तो उसकी हालत उस टाइम पर देख के 5-6 साल जब देखा पहले, उसकी हालत देख कर ही लग रहा था कि उसका ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो पागल हो गई तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें वो कर ही लेगी। भैया लोग बताते थे कि आज तक कोई चोर तक भी उनके घर में वो चोरी करने नहीं जाता, क्योंकि हर कोई जानता है कि उन भाइयों का क्या हाल हुआ था। अब वो खजाना अभी भी है वहाँ कि नहीं है, कि क्या हो गया, किसी ने ले लिया। भाई मैं तो ये कहूँगा जिसने भी लिया होगा तो उसको अपने जीवन से प्यार नहीं होगा, उसी ने ही लिया होगा, या जिसको पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। तो ये था इसका जो किस्सा था, बंजारों का किस्सा जो श्रापित धन का। तरीके से कह सकते हैं कि जो भी कोई ट्राई करेगा उनका पैसा लेने की, या उसमें से एक छोटा सा हिस्सा भी ले लेगा, तो वो जो श्राप है वो उनको फॉलो करेगा। हाँ, और फिर उसके चक्कर में पूरी फैमिली भोगेगी वो चीज़। जी भाई। ऐसा होता है। अच्छा, इसी चीज़ से ना एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, मैं दो बार शायद डिस्कस भी कर चुका हूँ। ये जो धन होता है ना, गड़ा हुआ धन, लोग इसको पा लेते हैं, या फिर कोई काफ़ी सारे तरीके होते हैं कुछ एंटिटीज़ के द्वारा ना हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास कहाँ पर है। क्योंकि पहले भाई बैंक्स वगैरह होते नहीं थे, और ना ही ऑनलाइन सिस्टम होता था कि आपका बैंक में पैसा पड़ा है। सब लोग जो भी करेंसी होती है, जो भी आपकी धन संपत्ति होती है, सब कुछ सॉलिड फॉर्म में होती थी, फिजिकल फॉर्म में होती थी, जैसे सिक्कों के रूप में, गहनों के रूप में, इस तरीके से होती थी। तो लोग ना गाड़ देते थे कहीं पे, या फिर कहीं छुपा देते थे, ताकि वो किसी को मिले ना, या फिर मिले तो काफ़ी सारे लोग ना कुछ सिद्धियों का या फिर कुछ तांत्रिकों का यूज़ करते थे, ताकि ये सुरक्षित रहे, और या फिर उसके ऊपर एक श्राप डाल देते थे, ताकि ये किसी अनऑथोराइज पर्सन को ना मिले तो केवल उनके ही जो जनरेशन से, जो लीनियज से मैटर करता है, उसी को मिले। ऐसा कुछ मैंने सुना है, ऐसा लोग करते थे। बात सही है आपका, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं करा रखा है, उसने नॉर्मली वो धन गाड़ रखा है ना, तब भी कई सालों के बाद वो अपने आप श्रापित हो जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि कहते हैं, मैंने भी सुन रखा है, जो गड़ा हुआ हंडा जो धन होता है ना, वो ऑटोमेटिक ना, जैसे आपने यहाँ पे गाड़ा है, कुछ सालों के बाद ना वो खसक के इधर आ जाता है। कहते हैं कि ये चीज़ भाई थोड़ी अजीब है, ये चीज़ मैंने सुनी है, बट विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कभी। क्योंकि ये चीज़ बुजुर्गों का है। क्यों? क्योंकि उस खजाने में ना एक तरीके से खुद जान आ जाती है। ये चीज़ सच है, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुन रखा है ये चीज़, कि जो धन होता है, गड़ा हुआ धन, अगर वो कई सालों से यूज़ नहीं हुआ है, वो दफन है, ऑटोमेटिक वो अपना रास्ता चेंज करती है और उसमें खुद जान आ जाती है, और उस खजाने की रक्षा जो भी अजगर, नाग, वो सब करने लग जाते हैं। क्योंकि एक हमारी बुआ भी बताती, जहाँ पे उनका घर है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम लोगों का जो वॉशरूम है, जैसे वेस्टर्न हो गया और देसी वाला, जो पुराने ज़माने में होता था, अगर जो होंगे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मान के चलो ऐसे 3-4 मंजिले का मकान है,
उतनी दूर से सीधा पतला सा गड्ढा होता था और बस 2 ईंट लगी, ईंट से वो बस जोड़ दिया वहाँ पे पैर रखने के लिए, और एकदम गोल सा बस होता था कि एकदम सीधा गिर जाए आदमी तो घुसता ही चला जाए, ऐसा एकदम गहराई में, और वो खाद टाइप में वो बन जाता था, उससे कुछ नहीं। तो वहाँ पे मतलब कि मेरी बुआ ने बताया कि हमारा जब जो हम मतलब उनके फादर थे यानी मेरे दादाजी, सोनारी का काम होता था, पता नहीं किस कारण से उन्होंने वो खजाना जो है उसी में ही पूरा फेंक दिया, कम से कम 2 संदूक सोने के बिस्किट पूरा फेंक दिया। ठीक, 2 संदूक सोने के बिस्किट। और मेरे जो दादा थे बहुत नामी सोनार थे, बहुत मतलब पूरा उनका चलता था एकदम भौकाल, ऐसा था। उन्होंने पूरा किसी भी कारणवश उन्होंने वो पूरा सोना फेंक दिया। अब कई लोग ऐसे थे तांत्रिक, कई लोग ऐसे तांत्रिक थे, बाबा थे, मेरे बुआ के जो लड़के थे ना बड़े बड़े, वो मैं नाम नहीं बताना चाहता, जो उनके सबसे बड़े लड़के हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। किस कारण से? इसी कारण से उन्होंने क्या किया, ये जब उनको पता चला, अब जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं हमें पुराने पुराने किस्से बताती हैं कि बेटा पहले ये होता था, पहले हमारे घर में तुम्हें पता है ऐसा ऐसा। तो मेरी बुआ ने अपने सबसे बड़े लड़के को इस बारे में बताया। वो इंसान आज जिंदा नहीं है, ठीक है, लालच की वजह से। लालच की वजह से। हुआ क्या कि, और पता वो पॉलिटिक्स में थे, वो जब उनको पता चला कि हमारे मकान में या जहाँ पे वो वॉशरूम का जो सारा सिस्टम है वहाँ पे हमारे जो दादा थे, मतलब बुआ के भाई कैसे, सॉरी, मतलब मेरे दादाजी, मान के चलो मेरे दादाजी मतलब मेरे बुआ के पिताजी, उन्होंने क्या किया, वो सारा 2 संदूक सोने के बिस्किट गिराई है। तो उसके मन में लालच आ गया कि 2 संदूक बिस्किट मायने मेरे मन में आ गया। उन्होंने कई तांत्रिक, कई बाबा से ढूंढवाने की कोशिश की, उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे है, लेकिन बेटा खतरा है इसमें, क्योंकि वो जो खजाना है वो श्रापित हो चुका है। सोचो, मेरे दादा ने तो कुछ भी नहीं कराया था, सीधा फेंक दिया था उसमें। अब हुआ क्या कि वो बाबा बोला कि वो श्रापित है, तो वो बोले कि मैं श्राप राप को कुछ नहीं मानता, मुझे चाहिए। उन्होंने बोला कि देखो हमने बता दिया, तुम्हारा काम है उसको निकालो या जो भी, इसको तुम करो। वो बोले कि मैं इतना पैसा दूंगा, सोने के बिस्किट निकलेगा मैं वो तुमको भी दूंगा, बस मेरे को ये चाहिए पूरा। अब मेरी बुआ ने बताया कि उन्होंने बहुत मना किया कि बेटा मत करो, लेकिन वो नहीं माने। और एट लास्ट उन्होंने कई तांत्रिक उंत्रिक थे उनको बुलाया, मजदूर वगैरह जो थे, खोद खाद के अपना किए ना। तो भाई अब वो उनके मन में ना क्यूरियोसिटी थी कि भाई मुझे देखना है ढेर सारा कैसा होता है। भाई जय वहाँ के जो लेबर लोग थे वो खुद बताए, तांत्रिक जो था वो तो भाग गया वहाँ से। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो खोदते खोदते गए ना, भाई कैसे मैं बताऊं कि मेरा ये जो दोनों हाथ मिला कि इतना चौड़ा फन सांप का, और ये मोटा अजगर टाइप का वो जो भी था, इतना चौड़ा, वो खुद बताया सांप का था, फन एकदम काढ़े हुए था। अब भाई जैसा मूवी में हम लोग देखते हैं एकदम डेंजरस, वैसा वो फन काढ़ के एकदम ऐसे सोने का पूरा बिस्किट एक ऐसे ढेर में ऐसे गिरा हुआ है, अपने पूरे पूंछ से वो लपेट के एकदम ऐसे बैठा हुआ है वो, और कह रहे एकदम साफ, एकदम ऐसा करके वो साउंड आ रहा है। वो अब वो जो मेरे बुआ के लड़के थे वो हमेशा भाई पॉलिटिक्स में थे, बंदूक वंदूक रखते थे, उन्होंने बिल्ली तक को गोली मार रखी है। कहते हैं कि कभी भी बिल्ली का एक भी बाल आपकी वजह से टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपका क्या दुर्गति होता, बहुत बेकार होता है। उन्होंने वो सब कुछ मानते ही नहीं थे, उन्होंने उठाया और सांप को कह रहा है कि वो जैसे ही सांप को वो गोली फायर कर रहे हैं उसके आर पार जा रहा है, वो न सांप मर रहा है न कुछ। जितने लेबर थे वहाँ पे, तांत्रिक तो वहाँ से देखते ही भाग गया कि ये तो कुछ बड़ा खतरनाक है। भाई जो तगड़े तांत्रिक होते, पहली बात तो वो भागते ही ना, कुछ होता है ना ठग टाइप के, वो वहाँ से सीधा भाग गए। अब वो लेबर लोग जो थे उन कितने तो उधर ही बेहोश हो गए, डरे हुए। एक लेबर जिसने बताया वो देखे जा रहा है, उसने ऐसा मेरे बुआ के लड़के को डसा, ऐसा डसा कि
तुरंत ही वो एकदम उसका बॉडी पूरा एकदम वाइट होता चला गया, नीला एकदम, झाग वाग पूरे फेंकने लगे, उधर ही मतलब उधर ही वो तड़प के मर गया। वो गया, सबको गांव वालों को बुलाया, मेरी बुआ की हालत जो भयंकर हुई, अपने जब बेटे की ये सुनी ना, तो कम से कम 1 महीने तक वो बीमार थी, 1 महीने तक। फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटे को हमेशा मना करती रही कि मत करना मत करना, लेकिन उसने लालच में आके ये चीज़ किया। उन्होंने वो पूरा जो वॉशरूम का वो जिस टाइप का था उसको पूरा ही पटवा दिया। और मतलब एकदम से फिर सब बच्चों को, जब बच्चों ने भी देखा कि हमारे भाई के साथ ऐसा लालच में हुआ, तो उनका तो भाई बॉडी को वो कर दिया, दाह संस्कार जो भी था उसको किया, लेकिन उस जगह को पूरी तरीके से पाट दिया गया, वहाँ पे बंद कर दिया गया उस जगह को। तो हम, मेरी बुआ आती थी जैसे राखी वाखी पे, इस बार भी राखी पे आई थी, तो जैसे बताते बताते बेचारी रोने लग जाती हैं अपना कि ऐसा ऐसा हुआ। तो समझाते हैं हम लोग भी कि बुआ छोड़ो, कोई बात नहीं, जिसके किस्मत में जो लिखा था वो तो होके ही रहा, ठीक है। लेकिन बुआ मेरी आज भी कहती कि बेटा कभी भी फालतू के तांत्रिक वगैरह और गड़े हुए धन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। 2 रोटी कम खाओ, 2 पैसा कम कमाओ, कभी भी धन दौलत गड़ा हुआ उसके चक्कर में कभी मत पड़ना, ये चीज़ है। अभी भाई लगभग आई थिंक 3 महीने पहले एक पर्सन आए थे हमारे पास, तांत्रिक ही थे वो, तांत्रिक कम मैं साधक कहूँगा, साधक थे। हाँ। तो वो अपना एक केस बता रहे थे जो इस गड़े हुए धन के आसपास ही घूमता है। बस इसमें फ़र्क क्या था कि ये जो गड़ा हुआ धन था, ये जिस पर्सन ने इनको कांटेक्ट किया था उनकी ही जनरेशन से लिंक करता था। हुआ क्या था, और उन्होंने मुझे बताया भी कि वो ना कोई एक बहुत ही फेमस कोई बॉलीवुड के एक्टर हैं, और लोग समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं बस नाम नहीं ले सकता। तो उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि वो जो पर्सन है, जो वो एक्टर हैं, उनको ना काफ़ी दिनों से कुछ सपने आ रहे थे, जैसे सपने में पैसा दिखना, सपने में नाग दिखना, सपने में कुछ पेड़ पौधे दिखना, मतलब पीपल का पेड़ और जैसे मतलब अजीब अजीब चीज़ें कुछ दिख रही थी रेगुलरली। और तो जो ये पर्सन थे, जो साधक हैं, ये है ना, कुछ लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, जो बॉलीवुड के लोगों का ही हम करते हैं, हाँ। वैसा कुछ होता है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या कहते हैं उनको। तो वो लोग, उनको कोई कांटेक्ट करता है, जो जैसे एक होता है ना कि कुल देव, तो राजगुरु टाइप के उनके कुल पंडित होते हैं, कुल तांत्रिक होते हैं, जो ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कि वो केवल जो एक्टर उन्हीं का ही वो पूरा उन्हीं केस का ही संभालते हैं देखेंगे, वो बाकी और किसी का पूरा। नहीं हाँ देखते हाँ। हैं। तो वो बताते हैं कि फिर वो उनके पास आते हैं, तो उन्हें सब कुछ बताते हैं कि काफ़ी दिन से क्या हो रहा है, उनको सपने आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बताते हैं कि आपको जो ये सपना है ना, ये एक अच्छा संकेत है, और आपके आसपास आपकी कोई एक प्रॉपर्टी है, उसमें ना धन गड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे हिसाब से जो एक्टर आप बात करो, जी से नाम है क्या उनका? जी से तो नहीं है, उनका नाम आर से है, ठीक है। उनका नाम आर से, ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर सकते हैं सब। तो भाई वो उनको बुलाते हैं, और फिर उसके बाद उनको बुलाया जाता है, और उनको जो भी प्लॉट की बात होती है, प्रॉपर्टी की। तो हालांकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो ऐसी खाली पड़ी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ऐसी एक तरीके से बस छोड़ रखी थी, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे वो बताते हैं उस साधक मेरे को कि उन्होंने ना कच्चा कलवा होता है उसका इस्तेमाल किया था, ये सब चीज़ें पता करने के लिए कि कहाँ पर धन है कहाँ पर नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने पता किया। और फिर वहाँ पर ना खुदाई स्टार्ट करवाई। भाई वो बताते हैं कि उनके पास इतना धन निकला है, वहाँ से इतना धन निकला है कि उनकी अगर 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएं ना, तो भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। मतलब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बताई, बट उन्होंने बोला कि भाई आप जो लग्जरी से लग्जरी गाड़ियाँ सोच सकते हो, वो डेली एक खरीद सकते हैं, इतना धन। बस वो उसको उस तरीके से शो नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हाँ अपना रहन सहन आराम से बड़े प्यार से कर सकते हैं। उस चीज़ को वो शो ऑफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस पैसे का, उस धन का। लेकिन हाँ उन लोगों के पास उतना धन आया है, और उन्होंने हमें भी ऑफ़र किया कि भाई आपने इतना हमें दिया है कि, और उसमें से वो कह रहे हैं कि अगर मैं उसमें से 1%, उसका अगर 1% भी मैं ले लेता ना,
तो शायद मुझे पूरा ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना पैसा था वो। लेकिन क्योंकि मेरे गुरुजी की नहीं थी आज्ञा तो हम नहीं ले सकते थे, तो हमने नहीं लिया। बस जो हमारा जो रेगुलर जो भी चार्जेस होते कुछ 1000 रुपये वही लिया हमने, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा नहीं है, वो एक जनरेशन का है, एक स्पेसिफिक लीनिएज के लोग ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने किस्सा बताया, बाकी हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे सब कुछ, मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा इस केस की। बाकी लोग अगर ये पॉडकास्ट देखना चाहे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं, और अगर उनको समझ में आता है कौन है या क्या है तो अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी सूरज भाई आज के लिए आप बताइए कि और कुछ ऐसा बचता है जो आपको अभी ध्यान में आ रहा हो जो हम डिस्कस कर पाएँ। नहीं, और किस्से तो नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये जी। किस्सा सुन के। जैसे आपने बताया कि उन जो साधक थे उन्होंने कच्चा कलुआ का प्रयोग किया गड़े हुए धन का पता पता करने लगाने के के लिए। लिए। ऐसे ही एक अर्बन लेजेंड है असम में, धन कुबेर। हम्म। वो ऐसे ही धन का मतलब वो धन के बारे में वो बताता है, और वो ना अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। बड़ा ही डेंजरस अर्बन लेजेंड है वो धन कुबेर, ठीक है। ये क्या करते हैं कि लोगों को जिसके मन में लालच है उसको वो ऐसा क्रिएट करते हैं सीन कि उसको दिखेगा कि हाँ भाई धन आगे है, वो करता जाएगा, गड्ढा करता ही जाएगा, उसको धन दिखेगा। इतना मतलब मेंटली उसको थका देंगे, इतना घुमा देंगे उसको जाल में उस तरीके से कि या तो वो इंसान पागल हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा। लेकिन जो सही इंसान है वो धन कुबेर पता लगा लेता है। कॉन्सेप्ट मेरे को उतना अभी मतलब है क्लियर था, बट अभी थोड़ा सा वो हो गया, आउट ऑफ स्लिप हो गया वो। लेकिन हाँ ये है कि धन कुबेर जो है सबसे क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड है इस मामले में, कि वो सिर्फ मन की शुद्धता को देखता है वो, कि इस इंसान के अंदर कितनी प्योरिटी है, कि ये लालची है या नहीं है। अगर वो लालची नहीं है तो उसको खुद वो रास्ता दिखाएंगे कि बेटा यहाँ पे ये धन है, तो यहाँ पे खुदाई कर। या तो उसको सपने में आएंगे या तो फिर कुछ ऐसा सीन वो क्रिएट होता जाएगा कि वो खुद दिखेगा उसको। तो ये चीज़ है धन कुबेर ये के कहाँ बारे का? में। असम का ये है वो? असम का ही अर्बन लेजेंड है ये। तो अगर असम से हमें कोई देख रहा हो और कुछ जानता है इसके बारे में, क्योंकि सूरज भाई उतनी क्लैरिटी नहीं है अभी, हाँ तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर इससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट है या फिर सिमिलर कुछ भी, तो वो लोग भी, तो वो चीज़ें भी आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सूरज भाई काफ़ी सारी डिस्कशन किए, काफ़ी सारी बातें की, और ओवरऑल मैं कहूँ ना तो आज का जो डिस्कशन हमारा था ये हॉरर तो था ही, बट हॉरर के साथ साथ ना ये वही कंक्लूजन वही निकलता है कि भाई किसी और का पैसा, किसी और का धन आपको कभी रास नहीं आएगा। ये चीज़ है, हमें लगता है कि अरे वाह अगले के पास तो बड़ा पैसा है, हमें नहीं पता ना कि वो पैसा उसने कैसे कमाया है, क्या उसके पीछे, उस पैसे के पीछे क्या चीज़ है जो जुड़ी हुई है, तो वो हमें इम्पेक्ट कर सकती है। और एक चीज़ हमने ना बीच में डिस्कस की थी, जैसे कि हम किसी इंसान, जैसे आपने बताया कि किसी के भी घर खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, पता नहीं वो किस तरीके से उस रोटी को कमाता है। हाँ ऐसे ही पैसे के साथ भी है कि हमें पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से, ऐसा ही है कुछ। हाँ वही चीज़ है। और देखिए इसका ना कई सारा चीज़ है कि अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई 2 नंबरी का पैसा है, किसी का वो गरीब का हाय हत्या लेके वो अपने घर में वो खाना पका रहा है, और अगर आप खा रहे हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके लाइफ पे पड़ेगा। इसी तरीके जो भी बड़े गुरु महाराज जो लोग भी हैं वो यही कहते हैं कि हमें कभी भी भंडारा नहीं खाना चाहिए। भंडारा नहीं खाना हाँ चाहिए। जो भंडारा होता है जगह जगह पे, भंडारा नहीं खाना चाहिए। अगर क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो जो भंडारा करा रहा है वो पैसा उस इंसान ने कहाँ से कमाया है, क्या कांड करके पैसा कमा के उसने वो भंडारा कराया। वो तो चलो भंडारा करा रहा है तो उसका तो पुण्य जितने लोग खाएंगे वो समझ जाओ कि उसके पाप के भागीदार होते जा रहे हैं, उल्टा उसके में पुण्य होता जा रहा है कि भाई वो भूखे लोग खा रहे हैं। एक महाराज है उन्होंने बताया था कि अगर आप भंडारा जैसे खा रहे हो या आपने खा लिया, एक हमें गैस हो जाता है ना कि भाई हम इतना थोड़ा सा चावल लिए, 2 कचौड़ी ली, इतना सब्जी लिया, आप गैस करो कि कितने का वो खाना हो सकता है। मे बी 40 50 60 50 60 रुपए का, बस इतना ही बस खाएं। उसका 2 गुना आप किसी पास के मंदिर में या कहीं और आप उसमें दान पेटी में या किसी गरीब को आप उतना पैसा आप दे दो, जितने का खाया है। जितने का खाया उसका डबल पैसा आप दो।
ताकि जो अगर उस इंसान का अगर जो पाप है वो आपके हिस्से में आया है तो वो हट जाएगा, अच्छा। क्योंकि आपने वो पैसा दे के खाया है। क्योंकि किसी का भी आपका चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, अगर आप उसके हाथ का या उसका बिना पैसा दिए या बिना कुछ ऐसा उसका वैल्यू दिए अगर आप खा रहे हो, एक तरीके से फ्री का हुआ, तो आप पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप उस चीज़ का कीमत अदा कर रहे हो, तो वो चीज़ तो आप खरीद रहे हो ना, तो उसका पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं। जी भाई, ये चलो चीज़ है। ये सब चीज़ें तो हो गई थोड़ा स्पिरिचुअल पैरानॉर्मल वर्ल्ड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड। हो सकता है लोग इन पे विश्वास करें ना करें, बट एक चीज़ ना अभी मेरे जो सीए हैं जो मेरे अकाउंट से अगर ये सब देखते हैं वो बता रहे थे कल परसों ही मेरे को कि विकास भाई यार एक ना बड़ी अजीब चीज़ आजकल हो रही है। मैं पूछा भाई क्या हो रहा है, मतलब अजीब नहीं, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा, अकाउंट सीज हो जाते हैं, अकाउंट बैन हो जाते हैं ना, मतलब फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज हो जाता है। अगर तो आप किसी का 1 रुपया भी ले लो तो वो जो चेन बंधी होती है साइबर वो उसने बैंक उस वाले का बताया शाहरुख ने, कहा भाई मेरा ना अकाउंट अभी फ्रीज हो गया था, तो मैंने तो भाई किसी ना किसी तरीके से करवाया, क्योंकि मेरा काम ही सब पैसे का लेन देन है, अपना फाइनेंस का ही काम है, ये सब देखते हैं। तो मैंने पूछा भाई एग्जैक्टली सीज होता कैसे, क्या होता है? तो उसने बताया कि विकास भाई अगर मान लो कोई भी एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, वो पैसा फ्रॉड से कमा रहा है, अब वो उसने एक बंदे को भेजा, उसने किसी और को यूज़ किया, किसी और ने यूज़ किया, तो ऐसे करके टोटल 11 लोग जितने हो ना, उन सबका अकाउंट फ्रीज होता है। तो भले ही जो 11वां इंसान, उसका कोई लेना देना नहीं उससे, वो अपने जो पैसा वो ईमानदारी से कमा रहा है, बट क्योंकि उस पैसे जो स्टार्टिंग में जो बंदा था उसने एक गलत तरीके से कमाया, तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो उसने मुझे बताया कि उसका जो केस था कि उसके अकाउंट्स में जो अकाउंट फ्रीज हुआ था उसमें ओनली 300 रुपये थे, उस अकाउंट में, उस पर्टिकुलर अकाउंट में ओनली 300 रुपये थे, और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो उसने बैंक वगैरह वालों से बात की, तो वो बोले कि सर आपके पास ना 248 रुपये आए हैं, जो कि स्कैम एक हुआ था, एक फ्रॉड हुआ था, उसमें उसका एक पोर्शन है, ठीक है ना। तो उसमें 248 रुपये आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में आए हैं। तो उन्होंने पहले तो ये बोला भाई एक चीज़ बताया यार, 248 रुपये मैं क्या करूँगा, ये वो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो उन्होंने तो हालांकि एक तरीका, मैंने पूछा भाई चलो ठीक है ये सब चीज़ें, बाकी अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है और ऑब्वियसली हमारी कोई गलती नहीं है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ नहीं, अगर आप श्योर हो कि आपका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो भी साइबर क्राइम होती है, वेबसाइट होती है आपके आसपास से, वहाँ जाके कंप्लेंट करो, उनको बताओ कि आपका काम ही यही है, आप उस अकाउंट को फ्रीज कर दोगे, आपकी रोजी रोटी रुक जाती है, ये सब वगैरह वगैरह। तो अब वो जो आपका अकाउंट है वो चांसेस है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, या फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है फिर। लेकिन कहते हैं कि एक बार अगर फ्रीज हो गया ना तो दोबारा नहीं वो होता unfreeze। नहीं हो जाता है, अभी तो चीज़ें हो गई हैं अब सही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सुना कि नहीं होता था। पहले नहीं होता था। हाँ, अभी वही है, अब जैसे मैंने यही है बताया कि भाई अब जब उन लोगों ने साइबर क्राइम वालों ने भी देखा कि हाँ बेचारे बेकसूर लोग भी वही फंसे जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, 1 रुपया भी उस ब्लैक मनी का आपके में आ गया ना, भले आपके में चाहे 2 लाख हो 3 लाख 1 करोड़ पूरा सीज हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है भाई। जब एक के साथ नहीं हजारों लोग के साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है, चाहे प्रशासन हो चाहे जो, उनको कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना ही पड़ता है। करेक्ट। तो अब हो सकता है कि वो चीज़ सीज जो हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, अनफ्रीज भी हो जाता होगा, वो भी चेक करते होंगे ना पूरा डेटा। जी भाई, वैसे पहली बार हुआ है आज तक मैंने एक हॉरर पॉडकास्ट में कुछ काम की बात टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल चीज़ों की भाई बात जरूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए ना, घबरा जाते हैं लोग। वही। सूरज भाई काफ़ी सारी बातें की हमने और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, हमेशा की तरह। आई होप लोगों को भी हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई हो, और सबसे मेन चीज़ कुछ सीखने को मिला हो। एंड मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, कुछ ना कुछ बातें करते रहें, पॉडकास्ट लाते रहें। और इसके अलावा मैं लोगों को बताना चाहूँगा, हम ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सूरज भाई के साथ में। हमारी एक ऑडियो सीरीज़ है लेटर फ्रॉम डार्कनेस, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुकी है, आप जाके प्लीज़ उसको सुनिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। आप अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी उसका सीज़न 2 आएगा तो हम उसमें वो चेंजेस लेके आएँ, और ताकि आप लोगों को पसंद आए। साथ ही साथ एक शॉर्ट मूवी भी है जो हमने सूरज भाई के साथ में रिकॉर्ड की है, शूट की है, तो वो भी आप देख पाएंगे बहुत ही जल्द हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आ चुकी होगी, जब तक ये पॉडकास्ट आता है तो आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूरज भाई आज के लिए इतना ही, अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। कुछ होता है कुछ भी आप जो अगर हमारे ऑडियंस से बात करना चाहे या मुझे कुछ बताना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब मैं तो बस यही कहूँगा कि पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि हाँ, यूट्यूब के लिए नहीं, नॉर्मली जैसा हम लोग बातचीत करते हैं बिहाइंड द कैमरा, हम लोग भी फिर भी देखो ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, बस ठीक है।
तो मैं यही बोलूँगा कि भाई विकास भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट अगर आप लोग करोगे, हमारे माइंड में क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, लेकिन जब वो हम लोग को उस लेवल तक का जब वो रिज़ल्ट दिखता है ना, तो क्रिएटिविटी और उछाल मारती है कि हमें और अच्छा करना है। और किस लिए? ये आप ही लोगों के लिए होता है कि हम लोग और कितना अच्छा करें। कि आप लोग भी बोर हो चुके होंगे कि रोज़ डेली वही दाल चावल मिलता है, तो उसी तरीके रोज़ रोज़ अगर आप सेम चीज़ें देखोगे ना, तो बोर हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके लिए हम लोग यूनिक चीज़ें ट्राई करते हैं। विकास भाई और जब भी हम आते हैं, इनके यहाँ मैं आता हूँ, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकल ही आते हैं। और कोइंसिडेंस भी देखो कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मेरे ही साथ होते हैं। तो बस सपोर्ट सूरज करो भाई, आप लोग। बात ये है ना कि देखो, मुझे नहीं पता लोगों का मुझे लेके क्या पर्सपेक्टिव है, बट अल्टीमेटली मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मुझे ना अभी एट दिस मोमेंट फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ व्यूज़ आएँ, बट जब भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल करता हूँ तो आप लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया लेके आएंगे ना तो हमें भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जो रेगुलर हमारे हॉरर पॉडकास्ट है वो तो आते ही रहेंगे, वो नहीं रुकने वाले हैं, बट इसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी सूरज भाई, आई विश कि लोगों के पॉडकास्ट पसंद आएगा, और आपका जो भी फीडबैक हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, इस इन जो भी इंसिडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सूरज भाई के चैनल को भी, हमारे चैनल को भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ज़बरदस्त पॉडकास्ट देखने के लिए। सो सूरज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। जी भाई।